नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई दृष्टि की क्लासेस मैंने आपको बोला था कि मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको। 2 क्लास इस चैनल पर आई दृष्टि की आ चुकी हैं, जिनमें हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लगभग जो 50-55 पेज हैं उनको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, उनको पूरी तरह से पढ़ लिया है। साथ में प्रत्येक घटनाओं से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे ये भी हमने देख लिया है। आगामी 2 क्लासेस में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कर लेंगे, उसी तरीके से फिर आर्थिक घटनाक्रम इत्यादि इत्यादि करते चलेंगे। क्लास 2-3 दिन के गैप पे आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि एक तो कंटेंट बनाने में टाइम लग जाता है, दूसरी चीज ये कि आपको अभी पता है कि परीक्षा अभी ऐसे ही है, डामाडोल वाली स्थिति है, इसलिए पढ़िए, पढ़ते चलिए आराम से, बहुत ज्यादा घबराहट नहीं लेनी है। इस तरीके से पढ़ लेंगे, प्रश्नों के माध्यम से चीजों को कर लेंगे, मतलब थ्योरी तो पढ़ेंगे ही, साथ ही प्रश्न में बाद में इसलिए लगा के ला रहा हूं कि प्रश्न के माध्यम से आपके उस टॉपिक के जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं वो सब कवर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। उससे पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा, डिकोड एग्जाम आप सभी के लिए लेकर आया एक बेहतरीन सी वीडियो टेस्ट सीरीज, है ना, क्योंकि हमको पता है कि प्रत्येक परीक्षा में टेस्ट सीरीज की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके माध्यम से आप अपना ना केवल मूल्यांकन करते हैं, अपना निर्धारण करते हैं, अपितु उस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में भी मिलते हैं। ठीक है, तो डिकोड एग्जाम ने एक 9000 प्रश्नों की बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ये टेस्ट सीरीज पीसीएस एज वेल एज आरओ दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि इसमें 100 मिनी टेस्ट आपको मिलेंगे, 40-40 क्वेश्चंस के 100 मिनी टेस्ट मिलेंगे, जिसमें संपूर्ण सिलेबस पूरी तरह से कवर होगा। 40-40 प्रश्नों के मतलब 4000 प्रश्न आपको एक मुश्त ये मिलेंगे, और इन प्रश्नों का पीडीएफ टेस्ट, पीडीएफ सॉल्यूशन प्लस सबसे महत्वपूर्ण चीज वीडियो सॉल्यूशन इन टेस्टों का मिलेगा, ताकि आपको एक पता चल सके कि प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इस वीडियो टेस्ट के 100 के 100 वीडियो मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं। उसके बाद 15 फुल लेंथ आरओ के आपको टेस्ट मिलने जा रहे हैं, 200-200 प्रश्नों के, मतलब 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाएंगे, प्लस 10 फुल लेंथ टेस्ट पीसीएस के लिए और 5 फुल लेंथ टेस्ट सी सेट के आपको मिलेंगे इस पूरी टेस्ट सीरीज में। मतलब होलिस्टिक टेस्ट सीरीज है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है आरओ पीसीएस का, तो 100 जो टेस्ट हैं आपके मिनी टेस्ट सब्जेक्ट वाइज वो अलग हैं, प्लस 15 फोकस करते हुए आरओ पे टेस्ट अलग हैं, और इसी हिसाब से 10 और 5 15 टेस्ट पीसीएस के लिए अलग से हैं। तो एक बहुत बेहतरीन समग्र तरीके से लिए हुए टेस्ट सीरीज है, आपको निसंदेह रूप से बहुत लाभप्रद होगी। तो यदि आप कोई टेस्ट सीरीज का सोच रहे हैं लेने का, तो डिकोड एग्जाम की टेस्ट सीरीज अपने आप में बेस्ट टेस्ट सीरीज है। आप डिकोड एग्जाम के ऑफिशियल जो नंबर हैं उन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उन पे भी बात कर सकते हैं, वो भी आपकी यथासंभव जो भी मदद होगी। वैसे इसको सीधे ऐप के माध्यम से जाके परचेज किया जा सकता है, और इन 9000 प्रश्नों के लिए डिकोड एग्जाम ने इतना प्राइस आपके लिए रखा है। ठीक है, आराम से इसको लीजिए, बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रश्नों का प्रैक्टिस ही अंतिम रूप से आपको प्रीलिम्स में सफल होने देगी। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के अपने घटनाक्रम की। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हमें पढ़ना है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्या कह रहे हो सर, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है? हाँ, जो भी महत्वपूर्ण चीज है उसको देना है। साथ ही मैंने ये किया है आपके थोड़ा सा मैप भी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि भारत सिंगापुर है तो मैंने हाथ के हाथ सिंगापुर का मैप लगा दिया है, इसी तरीके से भारत ब्रुनेई है तो मैंने हाथ के हाथ ब्रुनेई का मैप लगाते चला हूं, ताकि एक और आपका बढ़िया से चीजें कवर अप हो जाए। चलिए सिंगापुर पढ़ते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4-5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। तो आपको हल्का सा दिमाग में रखना है कि पीएम हमारे सिंगापुर गए थे। ठीक है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5वीं सिंगापुर यात्रा थी, मतलब 4 बार पहले जा चुके हैं। सिंगापुर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह बात महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सिंगापुर की 4 यात्राएं की थी। उल्लेखनीय है कि 2025 में भारत और सिंगापुर के मध्य राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष हो रहे हैं। भारत और सिंगापुर के कितने हैं? 60 साल हो रहे हैं, ऐसे याद कर लेना। भारत है और सिंगापुर है, उससे कह रहे सिंग मतलब तू गाना गा भाई, सिंग कर, वो कह रहा अब मैं 60 का हो गया,
भी नहीं गा सकता। मतलब 60 साल हमारे वर्षगांठ हो गई है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर संबंधों को रणनीतिक स्वर और बढ़िया हुए थे। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है ना, और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी एक प्रमुख स्रोत है। याद रखना, सिंगापुर हमारे लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के बड़े दाताओं में से एक है। किस तरीके से आता है वो एक दूसरी बात है, फिर कभी चर्चा करेंगे। सिंगापुर देख लीजिए कहां है, ये रहा आपका प्यारा भारत, ये रहा म्यांमार, ये लाओस, ये थाईलैंड, लाओस बिल्कुल वो है, फिर ये वियतनाम और ये कंबोडिया है ना, इस तरीके से देश है। फिर नीचे आ जाओगे तो ये मलेशिया है, और ये जो आप मैंने जो कलर कर दिया इस आइलैंड को जो देख रहे हो, ये है ब्रुनेई आइलैंड। और ब्रुनेई आइलैंड में ऊपर वाला जो हिस्सा है, माफ कीजिए बोर्नियो आइलैंड, और बोर्नियो आइलैंड में ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मलेशिया का है, और इस आइलैंड में जो नीचे वाला हिस्सा है वो मलेशिया का है। दो बड़े जगह बटा हुआ है मलेशिया, और सिंगापुर इसी मलेशिया के नीचे छोटू सा देश है, दैट इज सिंगापुर। तो सिंगापुर की अगर आपसे कोई लोकेशन पूछ ले तो इधर मलेशिया से टच हो रहा है, ये इंडोनेशिया का द्वीप है, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक 4 द्वीप है। तो इस तरीके से इसकी ये लोकेशन है, ठीक है। मतलब इसके पूर्व में बोर्नियो आइलैंड है, इसके पश्चिम में इंडोनेशिया है, इसके उत्तर में मलेशिया है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मैप भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक। इस यात्रा के दौरान 4 समझौते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकी में एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की भाई हम क्या क्या करेंगे, शैक्षिक सहयोग, कौशल विकास है ना, फिर स्वास्थ्य चिकित्सा पर भारत सिंगापुर अर्धचालक पारितंत्र साझेदारी, ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ठीक। चलिए, उल्लेखनीय है कि अर्धचालक पारितंत्र साझेदारी पर हस्ताक्षर एमओयू का उद्देश्य भारत के विकासशील अर्धचालक उद्योग, जो सेमीकंडक्टर मोदी जी इस समय चिल्ला रहे हैं, सब जो है सेमीकंडक्टर मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग सभी ऑटोमोबाइल उद्योग और इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो यदि हम उसका विनिर्माण भारत में करेंगे तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। साथ ही इस एमओयू के माध्यम से सिंगापुर की अर्धचालक निर्माता कंपनियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेजी से बढ़ते भाजी बाजार में भागीदारी सुविधा प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के दौरान सिंगापुर की अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एईएम का दौरा किया था। याद रखो, अर्धचालक पे 6-7 पॉइंट दे दिए, मतलब जो अर्धचालक का एमओयू हुआ है सेमीकंडक्टर का वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में इसीलिए ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री 11-13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया, तो ये सितंबर में एक सेमीकॉन इंडिया, ये भी आपसे पूछ सकता है कहां आयोजित हुई, तो ग्रेटर नोएडा में, नामक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियों को भी आमंत्रित किया था। इस यात्रा के दौरान पीएम ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र, याद रखना, भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण है, आपसे पूछेगा भारत का पहला तिरुवल्लुवर केंद्र कहां खोला जा रहा है, तो याद रखोगे सिंगापुर में खोला जा रहा है तिरुवल्लुवर, ठीक है। ये क्या है, ये जो है जो संगम साहित्य हुए हैं उनका महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है तिरुकुरल, है ना। तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल की रचना की है, तिरुवल्लुवर राइटर हैं उसके, ठीक है। उल्लेखनीय है कि महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल नामक काव्य की रचना की थी। तो यह फैक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है, और ऐसा भी हो सकता है पेपर में पूछ ले, क्यों, क्योंकि भारत का पहला तिरुकुरल केंद्र है, तिरुवल्लुवर केंद्र है, सिंगापुर में खुल रहा है। सवाल देख लेते हैं, इस पे आधारित सवाल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4-5 सितंबर, सामान्यतया तारीख सही होती है, को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा की, ठीक है। यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली सिंगापुर आधिकारिक यात्रा थी, नहीं, मैंने आपको बताया सिंगापुर हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है एफडीआई की दृष्टि से। मोदी जी की 5वीं ये विदेश यात्रा थी सिंगापुर की। स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, तो जहां 2 है उनको काट दो, अपने आप आंसर मिल गया 1 और 3। तीसरा भी देख लो, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने की घोषणा की है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, अलग से भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3, ठीक। चलिए, अगला महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, भारत ब्रुनेई दारुस्सलाम, ठीक है। तो आपने देखा ब्रुनेई की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है, बंदर शेरी बागवान। आपने देखा होगा ब्रुनेई के वो राजा जिनकी इतनी सोने की गाड़ियां हैं, इतना बड़ा महल है, मार मीडिया ने बखान किया था, वही ब्रुनेई है। छोटू सा देश है ना, छोटू सा देश। 3-4 सितंबर 2024 को मध्य ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन बोल्किया के निमंत्रण पर पीएम ने इसकी यात्रा की। उसी के साथ सिंगापुर गए हैं।
सिंगापुर के बगल में ही अभी दिखा दूंगा, मैप लगाया हुआ है। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। याद रखोगे छोटू सी कंट्री है, हमारे लिए उतनी महत्व की नहीं है। आमंत्रित किया, गए हुए तो थे ही, पड़ोसी घर और चले गए, ऐसा सिंपल सिस्टम है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा 2024 में दोनों देशों के बीच 40वीं वर्षगांठ है। संबंध हमने उनसे स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि 1992-2008 में इनके सुल्तान भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे, हम पहली बार गए हैं। ज्ञातव्य है कि ब्रुनेई के सुल्तान 26 जनवरी 2018 को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर अन्य आसियान राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। ये रहा ब्रुनेई भाई। देखो यहां पढ़ के आए थे अभी सिंगापुर, इसके नीचे, और ये जो बोर्नियो आइलैंड है इसमें नीचे वाला हिस्सा इंडोनेशिया का है, ऊपर वाला हिस्सा मलेशिया का है, और जहां ये स्टार बना हुआ है इतना ही बड़ा है ब्रुनेई। और ब्रुनेई की राजधानी याद रखना बंदर सेरी बागवान। अगर आपने उन महाराजा की फोटो देखी हो तो उनकी चेहरा भी ऐसे ही था, है ना, जैसे हमारे यहाँ बंदर का होता है। भाई बुरा मत मानना, याद करना है। तो राजधानी क्या हो गई ब्रुनेई की? बंदर सेरी बागवान। ये भी याद रखना क्योंकि राजधानी भी एक आध मैचिंग में आपसे पूछी जाती है, तो अगर उसी समय मान लो एग्जामिनर सवाल बना रहा होगा तो बढ़िया सवाल बन जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, चलिए, तो ये हमने ब्रुनेई भी देख लिया, बोर्नियो आइलैंड का एक है। इस यात्रा के दौरान पीएम ने ब्रुनेई के उच्चायोग में नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान बंदर सेरी बागवान में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। ठीक है, ज्ञातव्य है कि इस मस्जिद का नामकरण ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन तृतीय के नाम पर किया गया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, टेली कमांड स्टेशन संचालन पर एमओयू हस्ताक्षरित हुए। भाई वो कहां से लाएंगे, हमारे पास तो इसरो है। इसरो जाने किस किस के उपग्रह भेज रहा है, तुम्हारे भी भेज देंगे, कोई चिंता मत करो। ज्ञातव्य है कि ISTRAC इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने ब्रुनेई सहित अन्य स्थानों पर भू स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया। इसरो इस समय बहुत बढ़िया काम कर रहा है, भारत के लिए इनकम जनरेट भी कर रहा है। ज्ञातव्य है कि इसरो के सभी उपग्रह और प्रमोचनयान मिशन के लिए ISTRAC बेंगलुरु को ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश के नेताओं ने बंदर सेरी बागवान और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान भी भरी जाएगी। चेन्नई से बंदर सेरी बागवान जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं इस पर आधारित। हाल ही में कौन सा कथन सही नहीं है? हाल ही में भारत और ब्रुनेई 2024 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ है। याद रखना, इनमें साथ साथ गए हैं हम, सिंगापुर और ब्रुनेई। सिंगापुर में 60वीं वर्षगांठ है, बोले बच्चे 40, बोले 40 हमारे यहाँ है, मतलब ब्रुनेई की 40वीं वर्षगांठ है। इसे ध्यान रख लेना, बात बिल्कुल सही है। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई की आधिकारिक यात्रा की। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली यात्रा थी। सिंगापुर की 5वीं थी, याद रखोगे, वो भी पीएम मोदी की। उससे पहले भी लोग जा चुके हैं। पहला सही है, दूसरा सही आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना 2। ठीक, अगली घटना देखते हैं, भारत यूक्रेन। ये हॉट एरिया है इस समय यूक्रेन। प्रधानमंत्री रूस गए थे, उसके बाद थोड़ा सा जो है विदेश नीति का इस तरीके का मेंटेनेंस करना रहता है कि यूक्रेन भी गए, है ना। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त, मतलब जेलेंस्की ने बुलाया, अपने आप नहीं गए, 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की यात्रा की। वर्ष 1992 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों के स्थापित होने के बाद किसी भी पीएम की पहली यूक्रेन यात्रा थी। यूक्रेन को मत भूलना, चाहे ब्रुनेई भूल जाना कि ब्रुनेई की भी पहली थी। सर कैसे भूल जाएंगे, 4 बार तो आप बता दोगे, तो यूक्रेन की भी मत भूलना दोस्त। यूक्रेन की किसी भी पीएम ने पहली बार यूक्रेन की यात्रा की थी। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन जब से बना है तब से वो रशिया का अपोजिट है, और रशिया हमारा मित्र है, तो मित्र के दुश्मन के यहां हम नहीं जाते थे। इस यात्रा के दौरान कीव स्थित मेरियंसी पैलेस में भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व जून 2024 में अपुलिया, इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में दोनों लोग मिले थे। ठीक है, ये देख लो यूक्रेन, ये रशिया है ये, और यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसके आसपास की कंट्री जरूर पूछी जा सकती है। यूपीएससी ने तो 2023 प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया था। बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवानिया है, हंगरी है, मालडोवा है, रोमानिया है ना, इतने देश इससे टच करते हैं। तो ऐसे यूक्रेन है, तो ऐसे याद करो, स्लोवाकिया है ना, स्लोवाकिया कह रहा है, हंगरी है तो बोले बुडापेस्ट है ना, यहीं कहीं बुडापेस्ट भी है।
बुडापेस्ट शायद इसका वो है, मालदोवा, मालदो, रोमानिया रो रहा है, हंगरी है रो रहा है, उसको मालदो खाने के लिए, पोलैंड और बेलारूस, ठीक है, और रशिया। तो ये इसकी जो है कनेक्टिंग कंट्री है, इनको भी थोड़ा सा याद रखोगे, सवाल इनसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ज्ञातव्य है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पश्चात ऑपरेशन गंगा, ये भी याद रखना है ना, आपको मैचिंग में भी दिया जा सकता है। ऑपरेशन गंगा हमारा किसके साथ था, तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के साथ था, वहां फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना। उल्लेखनीय है कि 15-16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था, है ना। ज्ञातव्य है कि 23 अगस्त 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन द्वारा लगभग 10 घंटे की यात्रा के पश्चात कीव पहुंचे थे। क्यों, जब से ये है फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण प्रारंभ किए जाने के बाद से ही यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद है। यूक्रेन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में ओसिस ऑफ पीस पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 4 समझौते हुए, कृषि और खाद्य उद्योग में सहयोग करेंगे, चिकित्सा उत्पादों में विनियमन करेंगे, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास योजनाओं में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और 24 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम। देखो कहीं भी जाओगे तो कुछ तो करके आओगे ना, है ना, ऐसा थोड़ी है घूम के चले आए। तो ये 4 जो है बड़े कार्यक्रम हुए। यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स प्रदत्त, ये थोड़ा देख लो भीष्म क्यूब्स क्या है, ठीक है। 23 अगस्त 2024 को अपनी ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए, है ना, 4 भीष्म क्यूब दिए। इन क्यूब्स के माध्यम से घायलों के त्वरित उपचार में मदद मिलेगी, साथ ही यह अनमोल जीवन की रक्षा में भी योगदान देगा। अभी भीष्म क्यूब क्या है देखेंगे, मतलब ये एक ऐसा पोर्टेबल अस्पताल है। कैसा पोर्टेबल अस्पताल, जहां मान लो कुछ आपदा आ गई, वहां अस्पताल तो चल के जा नहीं सकता, पता लगे आदमी भी नहीं आ सकता, तो भीष्म क्यूब ऊपर से डब्बा डाल दिया, वो नीचे जाके पूरा खुल जाएगा, अस्पताल बन जाएगा छोटू सा, जिसमें सारे फर्स्ट एड इत्यादि की सुविधाएं वगैरह होंगी, ठीक है। साथ ही अनमोल जीवन की दशाओं में भी रक्षा का योगदान देगा। सभी प्रकार की चोटों, जख्मों, चिकित्सीय परिस्थितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक भीष्म क्यूब में औषधियों और उपकरण हैं, सुसज्जित है। यह बुनियादी शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरणों से भी युक्त है ना। भीष्म क्यूब सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत और ऑक्सीजन भी उत्पन्न कर सकता है, मतलब एक बेहतरीन सा जो है चिकित्सा का वो है। भीष्म क्या है, भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, आरोग्य मैत्री परियोजना का जो है एक अंग है भीष्म। यह महत्वपूर्ण बात है। इसे विश्व के सबसे पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा दी जा रही है कि यह भाई स्वदेशी है, हमारा अपना बनाया हुआ पोर्टेबल अस्पताल है ना। इस नवोन्मेषी पोर्टेबल अस्पतालों को आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मैंने आपको बता ही दिया। यह स्पष्ट है कि भीष्म एक अभिनव आपातकालीन चिकित्सा सहायता कार्यक्रम है जिसमें पोर्टेबल मिनी क्यूब्स शामिल हैं जो आवश्यक दवाओं और उपकरणों से युक्त हैं। उल्लेखनीय जनवरी 2024 में 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म इकाइयों को अयोध्या में भी तैनात किया गया था ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। तो 4 भीष्म क्यूब हम किसको दे के आए हैं, इनको दे के आए हैं यूक्रेन को, ठीक है। चलिए, इसका उद्देश्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चिकित्सकीय तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि करना था। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई से भीष्म क्यूब को अपनी तरह का प्रथम पैरा ड्रॉप अभियान संचालित किया था। ऊपर से छोड़ा था, नीचे आके वो अपने आप पूरा सेट सिस्टम हो गया था और उससे उपचार किया गया था। ठीक, सवाल देख लेते हैं इस घटना पर आधारित भारतीय यूक्रेन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की पहली आधिकारिक यात्रा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या किसी भी पीएम की यूक्रेन की पहली जो है वो यात्रा थी। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पश्चात ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला गया था। ऑपरेशन गंगा था, ना कि ऑपरेशन कावेरी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, याद रखोगे। रशिया के साथ ऑपरेशन गंगा था, यूक्रेन के साथ। जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन पर शांति शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया। ये भी बिल्कुल सही है ना। ये पीछे स्टेटमेंट था कि जो है इन पर ये है ना उल्लेखनीय 15-16 जून स्विट्जरलैंड में आयोजित। तो आपसे ये भी पूछ सकता है यूक्रेन पर शांति शिखर सम्मेलन, हालांकि घटना पुरानी है लेकिन पुरानी भी इतनी भी नहीं है, 2024 की जून की है, तो पूछी जा सकती है यूक्रेन पर शांति शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। तो वो आपका स्विट्जरलैंड में हुआ था, ऐसे ध्यान रखोगे। ठीक, तो ये सही है, मतलब 1 और 3 सही है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन सवालों का उद्देश्य यही है
कि पूरी घटना में जो भी महत्वपूर्ण बात है उसको आप दोबारा से आपके सामने आ जाए। दूसरा सवाल क्या बन सकता है, देखो हाल ही में भारत ने यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म क्यूब प्रदान किए हैं, बिल्कुल ठीक है। इन क्यूब्स को विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा दी जा रही है। अब आपको पता ही नहीं होगा भीष्म क्यूब क्या है, तो आप कैसे बता पाओगे कि पोर्टेबल अस्पताल है? तो पढ़ा होगा, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। आपसे पूछा है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। तो सवाल ये भी बन सकते हैं। आरोग्य मैत्री परियोजना, अगला महत्वपूर्ण क्या है? आरोग्य मैत्री परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी जो भीष्म क्यूब आपने यूक्रेन को प्रदान किए थे वो इसी योजना के अंतर्गत थे। जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की थी। यह एक मानवीय पहल है जो वैश्विक स्वास्थ्य और आपदा राहत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है कि भाई हम सबको जो है मतलब आरोग्य देखना चाहेंगे। ठीक है, चलिए, आरोग्य मैत्री का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा प्रणाली प्रदान करना है कि हम किस तरीके से आपकी आपदा में भी मदद कर सकते हैं चिकित्सकीय प्रणाली के द्वारा। चलिए, तो सवाल इससे क्या बन सकता है? जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की? तो याद रखना, आरोग्य मैत्री परियोजना 2023 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित की गई है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखोगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, भारत पोलैंड देख लेते हैं। ये सब आसपास ही देश हैं, है ना। 21-22 अगस्त 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। विगत 45 वर्षों के दौरान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा थी। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड गए थे। उल्लेखनीय है कि पीएम नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ है। मतलब पोलैंड के साथ हमारे संबंध और ज्यादा पुराने हैं। याद रखना, पोलैंड के साथ हमारे संबंध ज्यादा पुराने हैं, 70 साल। यूक्रेन के साथ कितने थे? तो यूक्रेन के साथ अभी के हैं 2 हमने शुरू देखे, सिंगापुर के साथ 60 साल वाले और उसके ब्रुनेई के साथ 40 साल के संबंध थे। ठीक है, चलिए, उल्लेखनीय है 70 इस यात्रा के दौरान पीएम ने वारसा में डोबरी महाराज स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह डोबरी महाराज स्मारक क्या है ये देख लो पहले। पोलैंड कहां है? तो ये रहा आपका यूरोप का मैप। यूरोप में जर्मनी का पड़ोसी है पोलैंड, जिसके ऊपर है बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। इधर पड़ोस में बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया और ये रशिया का थोड़ा सा हिस्सा लगता है। फिर नीचे ये चेक रिपब्लिक, स्लोवानिया, मालदोवा, यूक्रेन, ये सब इसके चारों तरफ लगते हैं पोलैंड की तरफ। तो ये पोलैंड के जो है नेबरहुड है, ये देख लेना, बाल्टिक सागर से पोलैंड की सीमा साझा होती है। ठीक, चलिए, फिर उल्लेखनीय है कि यह स्मारक वारसा में गुड महाराज स्क्वायर पर स्थित है। यह स्मारक कौन सा स्मारक है? डोबरी महाराज स्मारक। ठीक है, चलो, यह स्मारक स्थल नवानगर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह की रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों की सरकार के सम्मान और कृतज्ञता की याद दिलाता है। ज्ञातव्य है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जाम साहेब ने पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों और महिलाओं को शरण प्रदान की थी। प्रधानमंत्री ने वारसा स्थित कोल्हापुर स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मतलब 2 हो गए, एक कोल्हापुर स्मारक और एक ये डोबरी महाराज स्मारक। तो याद रखना, इस स्मारक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर की रियासत के द्वारा पोलैंड के लोगों के प्रति प्रदर्शित की गई उदारता को समर्पित है ना। भारतीय जहां रहेंगे उदारता ही दिखाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोल्हापुर के बलीवडे में स्थित कैंप में पोलिश लोगों द्वारा शरण प्रदान की गई थी। इस यात्रा के दौरान पीएम ने वारसा में मोंटो कैसीनो युद्ध स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 जगह गए हैं, मोंटो कैसीनो युद्ध स्मारक भी गए हैं और जो है आपका इससे पहले कोल्हापुर स्मारक भी गए हैं और डोबरी महाराज स्मारक भी गए हैं। यह स्मारक पोलैंड, भारत और अन्य देशों के सैनिक बलिदान को वीरता के याद दिलाता है। इन सैनिकों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इटली में मोंट कैसीनो के प्रसिद्ध युद्ध में एक होकर युद्ध किया था। इस यात्रा के दौरान पीएम ने जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, तो यह आपसे पूछा जा सकता है।
जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक एक नई पहल की भी घोषणा की है, जिसके तहत प्रतिवर्ष 20 पोलिश युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान पीएम ने नरेंद्र मोदी और पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के बीच बैठक का आयोजन हुआ। तो ये जाम साहेब इस युवा स्मारक आदान प्रदान प्रोग्राम हमने किसके साथ शुरू किया है? पोलैंड के साथ शुरू किया है। ठीक है, याद कर लेना कैसे भी। जामे साहब युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, दोनों नेताओं ने भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया। इस रणनीतिक साझेदारी को कार्यान्वित करने के लिए दोनों देशों ने वर्ष 2024 से 28 के लिए 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना सहमत हुए। इस यात्रा के दौरान पीएम ने वार्सा स्थित बेल्वेडेर पैलेस में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे सप्टेजिस डूडा से भी मुलाकात की। ठीक, चलो, तो ये हो गई घटना। सवाल क्या बनेगा? या तो मैप पे आधारित सवाल बनेगा, है ना, पोलैंड के पड़ोसी देश पूछ लेगा, या फिर ये सवाल बनेगा, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने जाम साहेब युवा स्मारक आदान प्रदान, है ना, पोलैंड के साथ शुरू किया है। याद रखना भाई, ठीक है, जाम साहेब स्मारक, जाम साहेब, जाम से कुछ भी याद कर लेना, पोलैंड से याद कर लेना, ध्यान रह जाए बस। युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक नई पहल की घोषणा किस देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान की या किस देश के साथ की? ये महत्वपूर्ण सवाल यहां से बनेगा, हो जाएगा आंसर पोलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो, सवाल 500 प्लस सवाल मैं आपको इस पे आधारित करा दूंगा। बाहर कहां से जाएगा? 30 सवाल आने हैं। घटनाएं प्रायः यहीं से पूछी जाती हैं, तो चिंता मत करो, क्लास करते चलो, इनको रिवाइज करते चलो। आपको 2 दिन बाद क्लास मिलती है तो अच्छी बात है, आप रिवाइज कर लिया करो और कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो आपको कक्षाएं कैसी लग रही हैं। साथ ही अपने दोस्त सखा मित्र मंडली से भी साझा किया करो, है ना। चलिए, भारत मलेशिया को देख लेते हैं। तो अगस्त में ही प्रधानमंत्री ने, है ना, भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की, मतलब मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत आए। नवंबर 2022 में मलेशिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा थी। साथ ही यह मलेशिया के पीएम के रूप में इब्राहिम की किसी भी दक्षिण एशियाई देश की पहली यात्रा थी। तो अभी जो है ये बने हैं, मलेशिया देख लो, हमने देखा ही है ना, ये बोर्नियो आइलैंड है, ये थाईलैंड के नीचे मलेशिया और बोर्नियो आइलैंड के उत्तरी हिस्से में मलेशिया, ठीक है, ये है। और मलेशिया के दक्षिणी हिस्से में यहाँ सिंगापुर था, हमने देखा था, ठीक है। और यहाँ मलेशिया के उत्तरी हिस्से में बोर्नियो आइलैंड पे क्या था? यहाँ सर ब्रुनेई था, जिसकी राजधानी बंदर सेरी बागवान थी, जिससे हमने 40 साल जिसके साथ पूरे कर लिए हैं, जहां कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार गया था। इतनी सारी चीजें तो याद हो गई। चलो, भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी। मलेशिया के पीएम ने भारत की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया। इसमें क्या है कि बड़े स्तर पर हम साझेदारी करते हैं कि भाई हम आपको ये देंगे, आप हमें ये देंगे, इस पे इतना टैक्स लगाएंगे, उस पर नहीं लगाएंगे, तो बहुत वो चीजें हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी वर्ष 2010 में स्थापित हुई थी, जिसे 2015 में विस्तारित रणनीतिक साझेदारी ESP के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, और हमने ESP को अब CSP के रूप में परिवर्तित कर दिया है। सदहा यात्रा के दौरान की गई प्रमुख घोषणाएं निम्नवत हैं। भारत सरकार मलेशिया द्वारा 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल को एक मुश्त विशेष आवंटन की घोषणा करती है कि हम तुम्हें 2 लाख टन चावल देंगे। मलेशिया के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। तो मलेशिया को हमने IBCA का भी मेंबर बना लिया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये क्या है? तो ये उन देशों का समूह है जहां बिल्ली की प्रजाति, जैसे बिग कैट के जो है, बिल्ली ना कह के बिग कैट ही कहें, बिग कैट के प्रजाति मिलते हैं, जिनमें तेंदुआ, चीता और ये सब चीजें हैं, वो मिलते हैं। तो मलेशिया उसमें शामिल हो गया है। यूनिवर्सिटी टुकाऊ अब्दुल रहमान, मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी। मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ, याद रखना, एक मलेशिया में खोला है, सिंगापुर में पहला खोल दिया, दोनों को याद रखना, है ना। सिंगापुर में पहली तिरुवल्लुवर पीठ खोली थी, इसको याद रखना। और मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ मलेशिया में भी खोल दी। तो सिंगापुर मलेशिया दोनों पास पास हैं, दोनों में वहीं खोल दी। कंफर्म कर लो, देख लो, मलेशिया में सबसे पहली हमने खोली थी
यूक्रेन, यूक्रेन से पहले मलेशिया, है ना, ब्रुनेई, ब्रुनेई से पहले मलेशिया है, ये सिंगापुर, सॉरी मलेशिया कह रहा हूं, सिंगापुर में पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोला, दूसरा मलेशिया में खोल दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना भाई, है ना, सवाल ये पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत पोलैंड और इसके बाद भारत मलेशिया, तो मलेशिया ये है, सिंगापुर ये है, मलेशिया ये है, दोनों में तिरुवल्लुवर पीठ खोल दी है, पहली सिंगापुर में खोली है, दूसरी मलेशिया में खोली है, ठीक है। चलिए, भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना की जाएगी, भारत मलेशिया स्टार्टअप गठबंधन के तहत दोनों देशों में वो बढ़ाया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मलेशिया ने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है, यो अपना यूपीआई है ना, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस को भी मलेशिया के जो पे नेट है, मतलब उनका भी ऐसे ही कुछ यूपीआई जैसा है, उसके साथ एकीकृत करने की घोषणा की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य श्रमिकों की भर्ती, रोजगार, स्वदेश वापसी, आयुर्वेद चिकित्सा और इत्यादि इत्यादि चीजों पर भी हस्ताक्षर हुए, ठीक है। तो ऐसी 8-9 चीजें हुई। सवाल देख लो, सवाल कैसे बनेगा, कौन निम्न में से सही नहीं है। अगस्त 2024 में मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की, ठीक है। यह स्टेटमेंट सामान्यतः नहीं ही आएगा भी तो सही होगा। भारत की मलेशिया के संस्थापक सदस्य के रूप में CDRI कोऑर्डिनेशन फॉर डिजास्टर में शामिल होने का निर्णय लिया है, नहीं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में हमने उसको शामिल किया है, ना कि इसमें, ठीक। मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारत के अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी, यह भी सही है। और पेरी तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना कहां की जाएगी, सिंगापुर में, यह भी याद रखना। तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही हो जाएंगे। आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 इसमें से सही नहीं है। चलिए अगली घटना देखते हैं, भारत वियतनाम। 30 जुलाई से 1 अगस्त को मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फोम मिन चिन ने भारत की राजकीय यात्रा की। तो मलेशिया वाले और वियतनाम वाले हमारे यहां आ रहे हैं कि बोले हम आ रहे हैं तुम्हारे यहां, ठीक। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के पीएम ने वियतनाम के ना त्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस पार्क का निर्माण भारत की सहायता से किया गया है, ठीक है। ये वियतनाम के ना त्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क, ठीक है। वियतनाम द्वारा CDRI कोऑर्डिनेशन फॉर डिजास्टर रेसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन में शामिल होने की घोषणा की गई है। तो वियतनाम डिजास्टर में शामिल होगा, ठीक है। डिजास्टर वाला जो एक ग्रुप है, कैसे याद रख लोगे, वियतनाम, वियत से विया कनेक्ट करो और जो इसका नाम लेगा डिजास्टर का तो भागी बनेगा ही, मतलब वो डिजास्टर वाले ग्रुप में शामिल हो रहा है और वो बिग कैट अलायंस में शामिल हो रहा है। कौन, मलेशिया, याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों देशों के मध्य 24-28 की अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए। वियतनाम कहां है, ये बिल्कुल पूरा सीमा रेखा किसके साथ साझा कर रहा है, साउथ चाइना सी के साथ। इनमें मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, लाओस एक ऐसा देश है इन 5-6 में जो इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। याद कैसे रखोगे, लाओस, ला उड़सा हुआ है, वो बिल्कुल उड़सा हुआ है कोने में, उसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। बाकी म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, है ना, और ये इनका वियतनाम, सबकी सीमा रेखा इसके साथ टच करती है ना। चलिए, ज्ञातव्य है कि भारत वियतनाम द्विपक्षीय संबंधों के 2025 में उन्नत कर दिया। विकसित भारत की तहत वियतनाम, ये जरूर ध्यान रखना, जैसे हमने विकसित भारत 2047 लक्ष्य डिसाइड किया है विजन की तरह ही वियतनाम द्वारा भी वियतनाम 2045 नामक विजन को अपनाया गया है। जैसे हम विकसित होने की बात कर रहे हैं, ऐसे ही वियतनाम भी उच्च आय वर्ग में जाना चाहता है 2045 तक, हम 2047 तक, ठीक है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए हैं। रक्षा खरीद के लिए हम जो है उनको पैसे देंगे, ऋण प्रदान करेंगे, ठीक है। ये ऋण लेना देना भी चलता रहता है। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर भी MOU पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। सवाल देख लो क्या महत्वपूर्ण है, कौन सा सही नहीं है, इस पे पहले ध्यान देना है। क्या पूछा है, भारत और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के ना त्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअल उद्घाटन किया, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, भारत और वियतनाम ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, तो ये तमिलनाडु में नहीं किया है, कहां किया है, गुजरात में किया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण फैक्ट है। कौन सा सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं है। स्टेटमेंट 1 तो सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत ऑस्ट्रिया पे आ जाइए। 9-10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया की यात्रा की, जो कि एक यूरोपियन देश है। यह यात्रा ऑस्ट्रिया के
चांसलर कार्ल नेमहर के निमंत्रण पर आयोजित की गई थी। कोई बुलाएगा ही। 41 साल में कोई पीएम पहली बार गया था, इनसे पहले इंदिरा गांधी गई थी। ज्ञातव्य है 2024 में भारत ऑस्ट्रिया के मध्य 75 वर्षगांठ हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रिया है ना, याद रखना, ऑस्ट्रिया और पुराना हमारा मित्र है, तो ऑस्ट्रिया से संबंध स्थापित हुए 75 साल हो जाएंगे, 75 ईयर्स। और सबसे पहले सिंगापुर से कितने थे? 60 साल। ब्रुनेई से कितने थे? 40। ठीक। पोलैंड से कितने थे? 70। याद रखोगे, इनसे कितने? 75। भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य राजनीतिक संबंधों की 10 नवंबर 1949 को स्थापित हुए थे। ऑस्ट्रिया कहां है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जो आपने बहुत सारे इन्वायरमेंटल कन्वेंशन में सुना होगा, है ना। और ये मध्य जो है एक क्या कहते हैं, यूरोपियन कंट्री है। इधर जर्मनी है, ऊपर पोलैंड है, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवानिया, है ना, क्रोएशिया, स्विट्जरलैंड, ये सब इसके पड़ोसी हैं। इधर इटली, ये सब इसके पड़ोसी हैं। भू आबद्ध देश है पूरी तरह से ऑस्ट्रिया। ठीक। चलिए, इस यात्रा के दौरान भारतीय पीएम ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति, इनसे जो है प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक, इनसे मुलाकात की। ज्ञातव्य है दोनों देशों के बीच नवाचार उद्यमता बढ़ाने के लिए फरवरी 2024 में भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को लॉन्च किया है। तो ये तो पूछेगा क्या, इसके नाम में ही ऑस्ट्रिया है। ठीक। चलिए, ऑस्ट्रिया के बारे में दिया है, महत्वपूर्ण यूरोपीय देश है, बहुत सारे वियना में प्रमुख इंटरनेशनल मुख्यालय हैं। वियना का नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक। देखो क्या क्या है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम का मुख्यालय है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप का मुख्यालय है। तो इतने सारे मुख्यालय वियना में है। सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सही है। तो वर्ष 2024 में भारत ऑस्ट्रिया के मध्य 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। याद रख लेना, ऑस्ट्रिया हमारा पुराना नाता है। ठीक। चलो, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2024 में भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को लॉन्च किया गया। तो ये भी सही है। इसमें क्या है, इसमें तो नाम ही दिया हुआ है भारत ऑस्ट्रिया, है ना। चलिए, तो इसमें से सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ये थोड़ा सरल सवाल है। ठीक। चलिए, लेकिन फिर भी सवालों के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ना, एक तो मैं आपको किताब लेके मेरे साथ बैठो, किताब लेके बैठोगे तो लाभ क्या होगा, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप अपनी किताब चीतते चलो, वहां अंडरलाइन कर लो। आपने पहले ही पढ़ रखी है, दूसरे कलर का पेन ले लो, है ना, और उस पेन से अंडरलाइन करते चलो, ताकि आप महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं घटनाओं के, क्योंकि आपने तो पूरी किताब चीत ली होगी, महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनको अंडरलाइन या हाईलाइट करते रहो। पेपर समय पे यही काम में आएंगे। वीडियो रिवाइज कर सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड। प्रश्नों के माध्यम से दोबारा से उस घटना की महत्वपूर्ण चीजों का पता चल जाता है। ऐसे ही आप रिवाइज करोगे। प्रश्नों की पीडीएफ में दे दूंगा, प्रश्नों की पीडीएफ आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल से कर, जैसे नेशनल की एक साथ दे दी है पूरी, इंटरनेशनल का ऐसे ही पूरा एक साथ दे दूंगा। क्लास दो आएंगी, क्वेश्चंस का पीडीएफ एक ही दे दूंगा, ताकि आप आराम से जो है उसको कर लें। ठीक। चलिए, अपनी भी रिवाइज करें, फिर प्रश्न पढ़ें, रिवाइज करें, प्रश्न पढ़ें, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। सवाल यहां से बाहर से नहीं पूछा जाएगा। भारत रूस देख लेते हैं। रूस भारत का काफी पुराना मित्र राष्ट्र है। ठीक है, आपने अभी के वैश्विक परिदृश्य में देखा ही है ना। जुलाई 2024 को मॉस्को के रूस यात्रा संपन्न की। पीएम नरेंद्र मोदी के ने जो है व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर गए थे। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, है ना। उल्लेखनीय है कि 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के पश्चात एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, जिसका शीर्षक था भारत रूस स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी, है ना। मतलब हम स्थायित्व रूप से रशिया का साथ दे रहे हैं और विस्तारित साझेदारी। ठीक। चलिए, तो 22 में कहां हुआ है? रशिया में। रशिया की लोकेशन देख लो, ये पूरा रशिया है। इसके पड़ोसी कौन है? इधर फिनलैंड है, ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया और जापान, है ना। और इधर से अमेरिका टच कर जाता है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स। ये रशिया के पड़ोसी देश हैं, और पूरा एशिया से लेकर यूरोप महाद्वीप तक फैला हुआ एक देश है रशिया। ठीक है। चलिए, दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार पर समझौता किया कि हम $100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार कर लेंगे। 9 MOU हुए हैं, जिसमें से 2024 से 29 के लिए व्यापार में आर्थिक सहयोग, निम्न कार्बन विकास पर MOU, मानचित्र कला पर सामान्य क्षेत्र में मतलब वो करेंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में कैसे अनुसंधान और लॉजिस्टिक में सहयोग हम कर सकते हैं भारत, क्योंकि उनके ध्रुवीय क्षेत्र हैं, प्रसारण के क्षेत्र में MOU, है ना। फिर चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा, ये महत्वपूर्ण है।
ये महत्वपूर्ण है, क्यों? मैप में देख लो, ये रहा चेन्नई और व्लादिवोस्तोक यहां, तो यहां से यहां तक समुद्री गलियारा में स्थापित करेंगे ताकि हम जो है बेहतर तरीके से व्यापार कर पाए। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसको। भारत रूस चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे का कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से तत्पर है। ज्ञातव्य है कि 2019 में भारत रशिया ने अपने संबंधित शहरों यथा चेन्नई व्लादिवोस्तोक में स्थित बंदरगाहों को आपस में संबद्ध करने की मंशा जाहिर की थी। उल्लेखनीय है कि भारत और रूस राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के भरोसेमंद भागीदार तो हैं ही, लेकिन उनके मध्य आर्थिक संबंध अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि बीच में ये पब्लिक बहुत है, चाइना वाइना जैसे लोग हैं, इधर पूरे जापान और ये सब हैं, तो हम थोड़ा उस तरीके से कनेक्टेड नहीं है। दोनों देशों के बीच सीमित कनेक्टिविटी है ना। क्या कारण है? सीमित कनेक्टिविटी इस कम आर्थिक सहयोग का कारण है, को उनको सीमित व्यापार के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। व्यापार एवं परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करने के उद्देश्य से भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा नामक एक महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की है। सितंबर 2000 में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के माध्यम से ये शुरू हुई है। हालांकि ये केवल कुछ भागों में ही संचालित है। ऐसी उम्मीद है कि प्रस्तावित चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा आपसे पूछ सकता है किस देश के साथ कर रहे हैं। ठीक है, चलो, के निर्माण के बाद भारत और रूस के सुदूर पूर्व के क्षेत्रों के बीच माल परिवहन के लिए आवश्यक समय 16 दिन की कटौती हो जाएगी, जितना टाइम अब से लगता है। दोनों देश जो पहले 40 दिन लगते हैं माल ट्रांसफर होने के लिए, वो 24 दिन में पहुंच जाएगा। रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, इसको ध्यान रखना, इसका नाम ध्यान रखना। 9 जुलाई 2024 को मॉस्को के क्रेमलिन स्थित सेंट एंड्रयू हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को रशिया का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी अपोस्टल, है ना, से इनको सम्मानित किया है। तो द ऑर्डर ऑफ सेंट, ठीक है, तो रशिया है भाई, सेंटिमेंट तो लगा के चले गई, ऐसे ध्यान रखना, तभी तो इतना बड़ा देश है ना। चलो, तो द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल से सम्मानित किया। पीएम नरेंद्र मोदी इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं, अब तक किसी को नहीं दिया गया है। भारत रूस संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यह उनके योगदान के लिए उन्हें प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में ही कर दी गई थी, लेकिन इस पुरस्कार 300 साल से अधिक पुराना है, लेकिन पीएम अभी गए तो उनको अभी ये पुरस्कार दिए है। ये सेंट याद रखना, द ऑर्डर ऑफ सेंट, सेंट करके बीच में है, एंड्रयू ऑफ द अपोस्टल। ठीक है, रूस में 2 नए वाणिज्य दूतावास हमने खोल दिए हैं। ठीक है, कहां कहां है? कजान और यकेंतिनबर्ग में, कजान और यकेंतिनबर्ग 2 शहरों में हमने 2 नए दूतावास भी स्थापित कर दिए हैं। सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में नहीं आयोजित किया गया, रशिया में आयोजित किया गया है। स्टेटमेंट एक गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, अपने आप 2 और 3 सही हो गए। फिर भी व्यापार और परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करने के उद्देश्य से भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर, याद रखना, ईरान के साथ हेल्प ली है, ईरान के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा की शुरुआत की है। भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस के 2 शहरों कजान और यकेंतिनबर्ग, इनको भी याद रखोगे, 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले हैं। 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं। अब यदि ऐसे सवालों में क्या होता है ना, मल्टी स्टेटमेंट वालों में आपको ना भी पता हो तब भी आप सही कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पहला वाला पता है कि वो तो कंफर्म ही सही ना है, 3 ऑप्शन में पहला है ही है, तो अपने आप वो कट जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, पता हो तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, सेंट को याद रखोगे, सेंट एंड्रयू दी अपोस्टल से सम्मानित किया? तो कौन सा है ये? वियतनाम, रशिया, रूस। ठीक है, और एक और ग्रीस वालों ने भी दिया है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान, उसको भी याद रखेंगे, उसमें दी ऑर्डर ऑफ क्रॉस करके है ना। चलो, तो सी आंसर हो जाएगा। अगली घटना देख लेते हैं, भारत ग्रीस लो आ गया। 21-22 फरवरी 2024 को ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियोनकोस मित्सोटाकिस ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। श्री एवीसी ने नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। रायसीना संवाद क्या है? ज्ञातव्य है कि रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का आयोजन 13 फरवरी के मध्य किया गया, और कहां? नई दिल्ली में, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको रायसीना संवाद का उद्घाटन किया। रायसीना संवाद 2024 का केंद्रीय विषय था चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, है ना। 4C, चतुरंग इसका नाम है, चतुरंग मतलब 4C, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेटिव, क्रिएट। ठीक है, ये 4 इसमें टर्मिनोलॉजी थी। इसको देख लो, ग्रीस कहां है? ये भी यूरोपियन कंट्री है, ये पड़ता है ग्रीस।
टर्की के बगल में, है ना, और ये इधर ये सी है, इधर एजेजियन सी है, और मेडिटेरियन सी चारों तरफ से बेसिकली घिरा हुआ है ग्रीस के। ठीक, सदा भारत की यात्रा के दौरान ग्रीस के प्रधानमंत्री ने मुंबई का दौरा भी किया। उल्लेखनीय है कि रायसीना संवाद, आपसे ये अलग से भी पूछा जाता है, रायसीना संवाद क्या है? रायसीना संवाद भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसको याद रखोगे। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के सहयोग से केंद्रीय विदेश मंत्रालय करता है। तो रायसीना डायलॉग जो है, रायसीना संवाद जो है वो क्या है? इसमें बहुत सारे देश आ सकते हैं। ये मुख्यतः भू स्थैतिक यानी भू राजनीतिक, माफ कीजिए, और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख जो है सम्मेलन है। ठीक, चलिए, तो प्रधानमंत्री फिर ग्रीस गए हैं, प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा। ग्रीस के पीएम क्रियोनिस मिटोस्टास्किस के निमंत्रण पर पीएम नरेंद्र मोदी अगस्त में ग्रीस की यात्रा संपन्न की। 40 साल में पहली बार कोई गया है, इससे पहले इंदिरा गांधी गई थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की राजनीतिक भागीदारी उन्नत करना, है ना। और ये जो सेकंड लास्ट लाइन है कि 25 अगस्त 2023 को ग्रीस के राष्ट्रपति कैरेटिना, इन्होंने जो है पीएम नरेंद्र मोदी को दी ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, है ना। और ग्रीस का यह सम्मान प्राप्त करने वाले मोदी जी पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। तो ऑर्डर ऑफ क्रॉस, ऑर्डर ऑफ ऑनर, इसको याद रख लेना। रशिया का है ऑर्डर, माफ कीजिए, यूरोप का है ग्रीस, ग्रीस का क्रॉस करके है द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। तो ग्रीस में भी ऐसे करके आता है ग्रीस, और क्रॉस में भी ऐसे करके आ रहा है क्रॉस। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। और रशिया वाले में सेंट आ रहा था, तो ऐसे याद रखना। ठीक, ऑप्शन नंबर, ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है। सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मुंबई में आयोजित, क्या मुंबई में आयोजित हुआ है रायसीना डायलॉग? नहीं, दिल्ली में है, गलत है। 9वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियोस्किस मिटोस्टास्किस थे। ठीक, चलिए, ये इतना अटक अटक के नाम लिया जा रहा है ना, तो थोड़ा ग्रीस लगाओगे तभी ये नाम सही से लिया जाएगा, बढ़िया से, ऐसे याद रख लेना। रायसीना संवाद भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है, ये बात बिल्कुल सही है। आयोजित कहां हुआ? दिल्ली, DELHI, दिल्ली में आयोजित हुआ, ना कि मुंबई में। तो पहला गलत हो जाएगा। आपसे पूछा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, भारत UAE, है ना। तो फरवरी 2024 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने UAE की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। पीएम के रूप में UAE की 7वीं यात्रा थी, मतलब मोदी जी 7वीं बार UAE गए हैं, है ना। चलो, इसके पूर्व प्रधानमंत्री ने विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नवंबर-दिसंबर 2023 में दुबई UAE की यात्रा की थी, है ना। ज्ञातव्य है कि विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन कोप UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कॉपरेशन, ऐसे करके है, कोप 28 का उच्च स्तरीय खंड था। ठीक, इसके लिए गए थे, कोप 28 के लिए UAE गए थे। बेसिकली पीएम ने UAE यात्रा के दौरान दोनों नेताओं, भारतीय पीएम और UAE के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित समझौते किए। अब गए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके आएंगे। UAE देख लो थोड़ा सा कहां है। ये जो अरेबियन प्रायद्वीप पड़ता है, इसमें पड़ता है आपका UAE, ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये पड़ता है UAE। ठीक है, ये बड़ा वाला सऊदी अरेबिया है, इसकी राजधानी अबू धाबी, है ना। ठीक है, यहां तो ये जो है पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी में जो है पड़ता है, फारस की खाड़ी से टच करता है, अरब सागर और फारस की खाड़ी। ठीक, चलो, यहां बीच में एक पोर्ट पड़ता है जिसका नाम है बाबे मंडप पोर्ट। ठीक, चलो, ये हो गया, ये इसकी महत्वपूर्ण लोकेशन हो गई। ठीक, चलिए, द्विपक्षीय निवेश संधि, इन पे बात करेंगे। सीपा जिसको बोलते हैं, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, है ना। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसकी भी बात चल रही है। भारत मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारा, इसकी भी चर्चा चल रही है कि भाई यहाँ एक गलियारा बनेगा सीधे यूरोप तक माल पहुंचाने के लिए। ठीक, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की बात चल रही है। त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म, यानी जो आपका UPI है और ANI, ANNI UAE का है, इसको आपस में संबद्ध करना। अभी मलेशिया से भी संबद्ध करके आए और यहां से भी संबद्ध कर लिया। ठीक, चलिए, इस समझौते के फलस्वरूप दोनों देश के बीच निर्बाध सीमा पार लेन देन की सुविधा प्राप्त होगी। ज्ञातव्य है 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस ने भी UPI को एक्सेप्ट कर लिया है, लॉन्च कर लिया है अपने यहाँ। ठीक, चलिए, अहलान मोदी, ये वहां कार्यक्रम हुआ UAE में। जो भारतीय समुदाय है, जैसे हाउडी मोदी हुआ था USA में, ऐसे ही अहलान मोदी। ठीक है, 13 फरवरी को अबू धाबी UAE में स्थित जायद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में UAE स्थित भारतीय समुदाय को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री तो आपसे ये पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा अहलान मोदी कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ था? तो UAE में। ठीक है, UAE अबू धाबी। ठीक,
इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को पीएम ने संबोधित किया। ऐलान मोदी कार्यक्रम में पीएम ने दुबई में सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एक क्षेत्रीय कार्यालय का भी शुभारंभ करने की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी और यूएई के उपराष्ट्रपति ने इन दोनों ने दुबई में भारत मार्ट का भी आभासी रूप से शिलान्यास किया। भारत मार्ट यूएई में एक नया अबू धाबी में मार्केट बनेगा जहां ये सब चीजें प्राप्त होंगी। भारत मार्ट दुबई स्थित, माफ कीजिए, दुबई स्थित एक मार्केट प्लेस है जिसका शुभारंभ 2026 में प्रस्तावित है ना। चलिए, फिर दी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के मुख्य अतिथि भी थे। कौन? इनके यही जो हेड हैं। ज्ञातव्य है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 10वां संस्करण जनवरी 2024 के मध्य महात्मा मंदिर गांधीनगर में संपादित हुआ था। इनमें से कौन सा सही नहीं है? नरेंद्र मोदी जी ने पीएम के रूप में यूएई की 7वीं आधिकारिक यात्रा की। ये ठीक है, आपको गलत लग सकता है अगर आप उस समय देखोगे यार 7 बार चले गए क्या यूएई, ध्यान रखना सही है, 7 बार घुमाए हैं यूएई। ठीक, भारत ने यूएई के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक भागीदारी पर दोनों समझौतों पर हस्ताक्षर किए, ये भी सही है ना। चलो, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहाना ने गुजरात में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। ये भी बात सही है, जनवरी में हुआ था, है ना। ये भी सही है, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो। यही आपसे पूछा है, कौन नहीं है। ये थोड़ा टफ सवाल है, ध्यान रखेंगे। ऐसा पेपर में वही सवाल पूछा जाएगा जो फैक्चुअली, जिसका महत्वपूर्णता हो, जो महत्वपूर्ण हो। ठीक, चलो, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है, इसको देख लो कहां हुई है। ये भी वहीं हुई है ना, दुबई यूएई। ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक, ये सवाल पूछा जा सकता है इसी रूप में, है ना, का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का 11वां संस्करण था। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट इसका नाम था। इस सम्मेलन हेतु तुर्की, भारत और कतर को मुख्य अतिथि के रूप में घोषित किया गया था। कौन? तुर्की, भारत, कतर, ये मुख्य अतिथि थे। हुआ कहां है? दुबई यूएई में। थीम क्या है इसकी? शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट, भविष्य की सरकारों को आकार देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। ज्ञातव्य है कि पीएम 2018 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, पहले भी और अभी भी। ठीक, चलो, फिर सवाल बन जाएगा, फरवरी 2024 के मध्य वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां किया गया? यूएई में भी कहां? दुबई में। ठीक है, ये याद रखना, दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया, यूएई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो, BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी में अभी जब मोदी जी गए थे यूएई में, तो यहाँ एक बड़े हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किया है। ये यहाँ का पहला हिंदू मंदिर है ना। पीएम नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी यूएई में BAPS हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किया है। यह अबू धाबी में स्थित पहला हिंदू मंदिर है, साथ ही मध्य पूर्व में पहला पत्थर से निर्मित पारंपरिक हिंदू मंदिर है ना। मध्य पूर्व यानी पूरे मिडिल ईस्ट में स्टोन, फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल भी है। ठीक, इस मंदिर का निर्माण बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS द्वारा कराया गया है। ठीक है, बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा कराया गया है। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। यह सवाल भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी तो ऐसी चीजों को विशेष पूछती है, किसको समर्पित है? भगवान स्वामी नारायण को। ज्ञातव्य है कि स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामी नारायण द्वारा गुजरात में की गई थी। ज्ञातव्य है कि भगवान स्वामीनारायण बचपन का नाम घनश्याम का जन्म 3 अप्रैल 1781 को उत्तर भारत के छपिया नामक गांव में हुआ था। विश्व भर में फैले BAPS वैश्विक नेटवर्क के 1100 अधिक मंदिर हैं और अबू धाबी में ये सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है, पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मंदिर। याद रखोगे BAPS। ठीक है, बोचासन पवाली ये जो मंदिर है। ठीक है, चलिए सवाल क्या बनेगा? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्यपुर में पहला पत्थर निर्मित पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां और किस देश में किया? तो अबू धाबी यूएई में किया है। तो अबू धाबी और यूएई। ठीक है, चलिए भारत फ्रांस देख लेते हैं, फ्रांस की लोकेशन देखेंगे, भारत फ्रांस देख लेंगे। चलिए 25-26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो साहब ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। अपनी यात्रा की शुरुआत उन्होंने जयपुर राजस्थान से की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। फ्रांस के पीएम आए इमैनुअल मैक्रो, है ना, यहां से शुरू हुए, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रो। 25 तारीख को आ गए थे, तो पहले जयपुर आए। ठीक,
अपनी जयपुर यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने आमेर का किला, जंतर मंतर, हवा महल घूमे। घूमन देव, हमारे परीक्षा में कोई मतलब नहीं। हमारी परीक्षा में जो सवाल बेहतरीन बनेगा वो यहां से बनेगा। 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारा सवाल ये बनेगा, ठीक। यह छठा अवसर था जब कोई फ्रांसीसी नेता भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह के रूप में मुख्य अतिथि बना था, ठीक है। छठी बार कोई फ्रांसीसी नेता हमारे गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बना है ना। इसको भी आप ध्यान रखोगे। और ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस वर्ष आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस पर आपके जो है इसका कौन जो है वो बना था, मुख्य अतिथि कौन बना था? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो साहब, ठीक। चलो फिर फ्रांस की स्थिति देख लो। अटलांटिक सी से छूता हुआ एक देश है और नीचे मेडिटेरियन सी से छूता हुआ देश है। राजधानी पेरिस है। इससे जो देश लगते हैं बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और इधर स्पेन इससे टच होते हैं। और फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है पिरेनीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला मैंने आपको याद कराया है। चलिए अब तक भारत गणतंत्र दिवस के समारोह के रूप में निम्न फ्रांसीसी नेता शामिल हुए। इनके नाम का आपको क्या करना होने दो, है ना। सवाल यहां से नहीं बनेगा। उल्लेखनीय है कि अब तक सर्वाधिक 6 बार कोई फ्रांसीसी नेता भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहा है, ठीक। चलिए 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के एक संयुक्त बैंड ने मार्च भी किया। कोई बात नहीं। इस अवसर पर फ्लाई पास, अब देखो इन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में ना सवाल इंटरनेशनल वाले 2 या 3 आएंगे, तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण घटना घट रही है उसको पढ़ना है, ठीक। चलो तो आप ये मत सोचना कि आप कथा पढ़ रहे हो सारी। मैं जो महत्वपूर्ण है उसको आपको हाईलाइट कर रहा हूं बहुत ज्यादा रिवीजन के समय, ताकि आप 4 घंटे की क्लास करने के बाद, है ना, इंटरनेशनल लगभग 4 घंटे में निपटेगा। इसको समाप्त करने के बाद आप 1 घंटा मुश्किल से दो और आपका पूरा इंटरनेशनल रिवाइज हो जाए, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। चलो इस अवसर पर फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के विमान के साथ फ्रेंच एयर ये सब उड़े। यात्रा के दौरान कुछ निम्न घोषणाएं की गई। भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष घोषित किया गया 2026 को। यह सवाल पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा याद रखना। फ्रांस के एफिल टावर में भारत के यूपीआई का संचालन प्रारंभ करने की घोषणा की। यूपीआई को हम इतना क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा पेमेंट सिस्टम एक बार अप्रूव अगर हो जाता है, हमारे पेमेंट सिस्टम पे लोग काम करने लगते हैं, तो फिर रुपए की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना, विश्व स्तर पर। और रुपए की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब रुपया स्ट्रांग होगा। रुपया स्ट्रांग होगा तो एट लास्ट अर्थव्यवस्था को सकारात्मक लाभ मिलेगा। ज्ञातव्य है कि 2 फरवरी 2024 को पेरिस स्थित एफिल टावर में यूपीआई का औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया। यूपीआई स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश है। फैक्ट टू बी रिमाइंड, ठीक है, याद रखने योग्य तथ्य। चलिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में एक और सौर अकादमी की स्थापना कर दी गई। मुख्य भूमि फ्रांस में स्थित मार्सेई में भारत के महादूतावास की स्थापना कर दी गई। और इसमें कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये H125 हेलीकॉप्टर से संबंधित MOU याद रखोगे, फ्रांस के साथ किया है। यह हल्का हेलीकॉप्टर है, भारत का एक छोटू हेलीकॉप्टर है जो युद्ध में काम में आता है, मिसाइल विसाइल दागने के, ठीक है। यात्रा के दौरान भारत ने H125 हेलीकॉप्टरों के एक असेंबली लाइन में स्थापित करने के लिए TASL और एयरबस के बीच समझौता किया। एयरबस और TASL भारत में H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन में स्थापित करने के लिए अनुबंध कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइन असेंबली FAL होगी है। एयरबस द्वारा भारत में निर्मित की जाने वाली दूसरी फाइनल असेंबली लाइन है। इसके पूर्व बड़ोदरा गुजरात में ये सब है, तो इसका बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ज्ञातव्य है कि H125 एकल इंजन वाला एक हेलीकॉप्टर है। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है ना। माउंट एवरेस्ट पर भी इसने लैंड कर लिया। सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ठीक। 26 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। याद रखोगे, बिल्कुल सही है। और यहां याद रखना, खेला यहां हो सकता है, राष्ट्रपति दिया है ना, प्रधानमंत्री लिख दे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति आए हैं इमैनुअल मैक्रो। भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश है, यह भी बात बिल्कुल सही है। और मैंने इसीलिए मार्क किया था कि पहला यूरोपीय देश है। इधर उधर के देशों ने तो कर लिया, ये यूरोपियन कंट्री पहली है जिसने इसको एक्सेप्ट किया है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाती है। कौन सा सही नहीं है? दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना दो आंसर हो जाएगा।
फिर भारत में H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए किस एक असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस बात क्या बार बार पढ़ रहे थे, एयरबस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सवाल ऐसे ही बनेंगे, ठीक। चलो, मतलब इवन मैं इतना भी कह रहा हूं कि ये 500 प्लस सवाल जो कराऊंगा ना, केवल सवाल घोट जाना अच्छे से, केवल सवाल कर जाना अच्छे से। अगर 30 सवाल करंट अफेयर्स के आएंगे तो 20 इसी में से आएंगे, ठीक। चलो, भारत ओमान मिनिमम इतने आएंगे। भारत ओमान, भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने दिसंबर 2023 में भारत की पहली राजकीय यात्रा की। उल्लेखनीय है कि 26 साल में कोई ओमान का व्यक्ति पहली बार आया है। इससे पूर्व 1997 में सुल्तान काबूस बिन सैयद आए थे। 2019 में मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई थी भारत सरकार द्वारा सुल्तान काबूस को। फरवरी 2018 में पीएम हमारे ओमान घूम के आए थे। ओमान कहां है? यही यूएई के नीचे है, ठीक। यूएई के नीचे है ओमान, अरेबियन सी से सीमा रेखा साझा करता है। मस्कट ओमान की राजधानी है। मैंने आपको याद कराया था, ओमान मांझा भाई मस्तक, तेरा मस्कट काट दूंगा, मतलब मस्तक काट दूंगा, ऐसे करके याद कराया था। मांझा परेशान मत कर। तो ओमान की राजधानी भी याद रखोगे। ये जितनी कंट्रियां हैं इनकी राजधानी, जैसे ऑस्ट्रिया की वियना, ब्रुनेई की बंदर सेरी बागमान, ये सब याद रखनी चाहिए आपको। मैचिंग में भी यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ज्ञातव्य है कि ओमान उन 9 देशों में से एक है जिन्हें भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेने हेतु अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया था कि भैया तुम भी आ जाओ, G20 चल रहा, प्रसाद बट रहा, आ जाओ, ठीक। यात्रा के दौरान भविष्य के लिए साझेदारी शीर्षक से एक संयुक्त विजन दस्तावेज अंगीकृत किया। यात्रा के अवसर पर भारत ओमान संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया। कोई बात नहीं, इस डाक टिकट पर भारत और ओमान के लोक नृत्य कमसा डांडिया रास और अल रजा को दर्शाया गया है। ये बात महत्वपूर्ण है, आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से इस चीज को ध्यान रखोगे। साथ ही इस डाक टिकट की पृष्ठभूमि में हवा महल और निजवा किला, मतलब आगे 2 डांस, पीछे आगे डांस कौन कौन से? डांडिया और डांडिया रास और हवा महल, और वो जो है अल राजा और उनका निजवा किला, ये 2 दिखाए गए हैं। सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विगत 26 वर्षों में ओमान के किसी सुल्तान ने भारत की पहली राजकीय यात्रा की, ऐसा स्टेटमेंट पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन सही है। ओमान उन 9 देशों में से एक है जिन्हें G20 की अध्यक्षता में हमने बुलाया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक। दोनों सही है तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। सवाल वो भी ध्यान रखना कि संयुक्त डाक टिकट जो जारी किया है उस पे क्या क्या छपा है। तो डांडिया रास छपा है ना, डांडिया रास छपा है, अल रजा छपा है, और पृष्ठभूमि में हवा महल जयपुर का और निजवा किला ओमान का वो भी प्रदर्शित है, ठीक। चलिए, अगला है भारत तंजानिया, और विदेश संबंधों में संभवतः ये लास्ट है, फिर सूचकांक शुरू हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुल हसन ने अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा संबंध की। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। पिछले साल काफी चर्चा में थी, पिछले साल बनी थी, और मुझे ऐसा ध्यान है कि इनसे सवाल भी पूछा गया था। क्यों? क्योंकि तंजानिया की राष्ट्रपति बनी थी, चर्चा में थी, और पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है, और भारत की यात्रा कर रही हैं। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं कौन? सामिया सुलूहु हसन, ठीक। यह तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में भारत की पहली यात्रा है। G20 समूह में अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद किसी भी राष्ट्र, क्योंकि G20 में हमने अफ्रीकी समूह को शामिल करने की बात की थी और उसको एक्सेप्टेंस भी मिला था। तंजानिया की राष्ट्रपति सदा यात्रा के दौरान भारत और तंजानिया के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। रक्षा के क्षेत्र में 5 वर्षीय रोड मैप हमने तैयार किया है। तंजानिया देख लो कहां है, अफ्रीकी में, ऐसे देखोगे तो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है तंजानिया। इससे एक महत्वपूर्ण झील टच करती है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, जो कि 3 देशों को टच करती है, यूटीके, युगांडा, तंजानिया, केन्या, ठीक। इनको भी याद रखोगे। इधर ये इंडियन ओशन को टच करता है, ठीक। चलिए, भारत तंजानिया के मध्य 2023 से 27 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान पर हस्ताक्षर करे। फरवरी 2024 में सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में तंजानिया को भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया था। यह सवाल आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है। सूरजकुंड फरीदाबाद मेला आयोजित हो रहा है, हस्तशिल्प मेला, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, माफ कीजिए। तंजानिया उसमें भागीदार देश है, अलग अलग ऐसे ही देश हैं। और इसी यात्रा के दौरान बिग कैट अलायंस में भी तंजानिया को हमने शामिल कर लिया और एक मलेशिया को शामिल किया था बिग कैट अलायंस में। यात्रा के दौरान तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में भी शामिल, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी शामिल होने की घोषणा की थी। अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने इनकी जो राष्ट्रपति थी उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया। सवाल देखिए क्या बनेगा, कौन सा सही है।
हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। बिल्कुल ठीक है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है सामिया उल सुलून, ऐसे करके उनका नाम है। तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया। कैसी बात कर रहे हो, शामिल हो रहा है भाई, इसमें बिग कैट अलायंस और वैश्विक जैव ईंधन इसमें अलायंस में शामिल हो रहा है, दोनों में याद रखोगे, ठीक, गलत हो जाएगा। यात्रा के दौरान तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में भी शामिल होने की घोषणा की। 2 देश बिग कैट अलायंस के पढ़ लिए, इनको भी दोनों को याद रखोगे। सही क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं आगे की घटनाओं पे। अंतरराष्ट्रीय जो वो थे, मतलब जो देश थे, उनका हमने पूरा कर लिया। अब आ जाते हैं जो कुछ प्रमुख सूचकांक आपके आ रखे हैं। ठीक है, जो कुछ प्रमुख सूचकांक आ रखे हैं इनको थोड़ा स्पीडली हम इसलिए कर लेंगे क्योंकि इन सूचकांकों में कुछ नहीं याद करना है। सूचकांकों में हमें ये याद करना है कि कौन जारी कर रहा है, भारत की रैंक क्या है, बस, तीसरी कोई बात नहीं। ठीक, चलो, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2007 से ये प्रकाशित किया जा रहा है। इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO जो है द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखो, बौद्धिक संपदा वैश्विक नवाचार है। नवाचार कोई करेगा तो कब कर पाएगा, जब साफ सुथरा होगा। मान लो कचरा कचरा चारों तरफ तुम्हारे दिमाग में है, तो फिर नवाचार तुम कहां कर पाओगे। तो बोले WIPO, पहले बाई पर मार दो भाई साहब, तब नवाचार होगा। मतलब वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी कर रहा है, WIPO। ठीक है, WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। WIPO सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया है। साथ ही सूचकांक के प्रकाशन में कॉर्पोरेट नेटवर्क भागीदारों तथा इन्होंने भी सहयोग निभाया है। ठीक, इस सूचकांक का 17वां संस्करण है। शीर्षक है सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना, अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। इस सूचकांक में बढ़िया कुल 133 देश रहे। स्विट्जरलैंड लगातार 14 वर्ष सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था रही है ना। भारत को देखो, अंगोला लास्ट है, अंतिम स्थान है। सुधार करने वाली अर्थव्यवस्था चीन, तुर्की है, भारत, वियतनाम है। 30-40 में केवल 5 ये है। ठीक, भारत का स्थान देखो इसमें कितना है। भारत 14वें साल ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया और भारत को 39 रैंक मिली नवाचार। ठीक, नवाचार में हम 39 रैंक हैं, है ना। मे भी हो सकता था ये हो, लेकिन ये ना हो कि 39 है, याद कर लोगे। ठीक, ध्यान रहना चाहिए भाई, कैसे भी याद रह जाए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो भारत की रैंक 39 है नवाचार में। ठीक, याद रहेगा, अब याद रहेगा, इससे याद रह जाएगा सर। ठीक है, ये नहीं है, 39 है ना। चलो, GII 2023 में भारत 2023 में 40वें स्थान पे थे नवाचार में, अब 39वें स्थान पर है नवाचार में। ठीक, चलो, बाकी और इसमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्या क्या है, कैसे कैसे है, तमाम जो है वो सब बकवास इसमें दी है। ठीक है, चलो सवाल देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक, याद रखना नवाचार कब होगा, जब बाई पर लगा हुआ होगा, तब कुछ नया प्रोड्यूस कर पाओगे। मतलब WIPO, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके कुछ है। नवाचार सूचकांक जारी किया, पहला गलत हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में स्विट्जरलैंड लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है। ठीक है, नवाचार सूचकांक भारत में 39वीं रैंक प्राप्त हुई है, ये भी ठीक है। कौन सा सही नहीं है, केवल एक सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024, देखो प्रतिभा रैंकिंग का प्रकाशन कौन करता है, IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD। ठीक है, तो IM डॉन। प्रतिभा अगर तुम्हारे पास है, मान लो तुम बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हो, मैं आपको यही 2 चीज पेपर में पूछी जाती हैं। भारत की रैंक कौन सा प्रथम आया, तो प्रथम तो प्राय नॉर्डिक देश आते हैं, तो ऐसे ध्यान रख लो, है ना। और जो भारत की रैंक है और कौन जारी कर रहा है, ये अगर इतना याद हो गया तो सवाल आपका गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। तो अब किसकी बात आ गई, डॉन की बात आ गई। मतलब प्रतिभा रैंकिंग, तो विश्व में प्रतिभा वाली तो होगा IMD, IM डॉन, है ना, मैं डॉन हूं। IMD जारी कर रहा है प्रतिभा, और नवाचार जब आपकी बाई पर लगा होगा, WIPO जारी कर रहा है। तो इसीलिए याद रखोगे, विश्व प्रतिभा होगी तो तुम कहोगे IMD, मैं डॉन हूं। मतलब IMD जारी कर रहा है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस रैंकिंग के तहत किसी देश के अपनी घरेलू प्रतिभाओं, कौशल, योग्यताओं को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोककर रखने की क्षमताओं का भी आकलन किया जाता है। इस रैंकिंग का 11वां संस्करण है। विश्व के कुल 67 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, है ना। घाना, नाइजीरिया, प्यूर्टो रिको को पहली बार शामिल किया गया है। भारत ने 58वां स्थान इसमें प्राप्त किया है। ठीक है,
भारत ने जो प्रतिभा रैंकिंग है उसमें 58वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक, कैसे याद रखोगे? जैसे प्रतिभा रैंकिंग, जैसे पहले पुराने जमाने में किसी के 60% नंबर आ जाते थे, है ना, 60% नंबर अगर आ जाते थे तो उसको प्रतिभाशाली बोला जाता था, फर्स्ट डिवीजन वाला बालक बोला जाता था। और किसी के 57-58 आते थे ना, उसको गुड सेकंड बोला जाता था, मतलब सेकंड डिवीजन तो हो, गुड सेकंड डिवीजन हो। तो ऐसे ही याद रख लेना कि प्रतिभाशाली तो था, 58% ही आए, लेकिन है ना पूरे 60 ना आ सके, तो प्रतिभाशाली है तो 58वीं रैंक है। ऐसे करके याद रख लेना, भारत की 58वीं रैंक है, याद रह जाना चाहिए बस। ये कथा कहानी जो मैं बता रहा हूं, कहानियां ये आपको पेपर में याद आएंगी, सवाल सही हो जाए बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। सिंगापुर को प्रथम स्थान एशिया प्रशांत में प्राप्त हुआ है ना, जबकि भारत 12वें पे है, मंगोलिया लास्ट में है, कोई बात नहीं। दिए देख लो कौन सा सही है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, है ना, द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग बौद्धिक संपदा संगठन थोड़ी जारी कर रहा था, IM डॉन जारी कर रहा था, है ना। ये तो इन्होंने वीपो इसमें दे दिया, उल्टा दे दिया, नहीं IM डॉन जारी कर रहा था, IMD जारी कर रहा था, गलत हो जाएगा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में सम्मिलित 67 देशों की सूची में भारत 58वां नंबर है। प्रतिभा तो है हमारे पास भाई, 60 आ जाते तो प्रतिभाशाली हो ही जाते, 58 रह गए थे, केवल 2 सही है। आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, तमाम कथा मंडली इसमें है, हम अपने काम भरे की चीज देखेंगे। फोर्ब्स ने जारी की है ना, 10 अर्थव्यवस्थाएं आए, 10 बड़ी अर्थव्यवस्था, ओह, तो ओह मतलब फोर्ब्स जारी कर रहा है 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची, आंकड़े जारी कर रहा है। स्मरणीय तथ्य क्या क्या है? जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में जीडीपी के संदर्भ में शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जीडीपी भाई उसकी ज्यादा है। भारत का नंबर जीडीपी के संदर्भ में भारत का स्थान 5वां है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखोगे। 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, यूएसए, चीन आपको पता ही है, जर्मनी तीसरे नंबर पे, याद रखना, चौथे पे जापान, 5वें पे भारत का नंबर 5वां है फोर्ब्स के हिसाब से 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। ठीक, चलिए फिर देख लो सवाल। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2024 में 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में आंकड़े जारी किए गए। भारत की जीडीपी के संबंध में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। ठीक है, चारों ओर याद करो। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जर्मनी, चौथे नंबर पे जापान, 5वें नंबर पे भारत। ठीक, चलो भारत की अर्थव्यवस्था का आकार भी देख लो कितना है, $3.94 ट्रिलियन। ठीक, चलो विश्व गिविंग इंडेक्स, गिविंग मतलब कौन सबसे ज्यादा दे रहा है, अगस्त में चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा, ये तो वैसे ही याद रहेगा, गिविंग इंडेक्स है, दान की बात चल रही है, चैरिटी फाउंडेशन इसको जो है कर रहा है, जारी किया गया। WGI द्वारा उदारता से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। 142 देश शामिल किए गए। इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है, ये इनमें से अलग है, तो पूछा जा सकता है ना, क्योंकि ये नॉर्डिक कंट्री नहीं है। इंडोनेशिया सर्वाधिक उदार देश है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व में भारत के स्थित है, 4 बड़े द्वीप सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक से मिलकर बना हुआ है। ठीक, चलो है तो और भी, ये 4 महत्वपूर्ण है। भारत ने 26वां स्थान हासिल किया है गिविंग इंडेक्स में। वर्ष 2024 की रैंकिंग में 4 देश क्रमशः ये हैं, ठीक है, अंतिम 4 देश, भारत 26वां है। ठीक, तो 26वें नंबर पर हम क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं 26, कैदी नंबर 26 को हम दान कर रहे हैं, 26वें नंबर पर दान कर रहे हैं। ठीक, चलो सबसे ज्यादा कौन है? इंडोनेशिया। तो इसके द्वारा भारत की रैंकिंग क्या है? 26वीं है, बात खत्म, सवाल का आंसर बी। आगे चलते हैं। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदान है, तो इसमें विश्व की पहली याद रखो, भारत की पहली याद रखो, बात खत्म। किसने जारी की? है 3 बातें। ऐसा अनुमान है कि कोयला अगले 2 दशकों तक भारतीय ऊर्जा और रीढ़ की प्रणाली की रीढ़ बना रहेगा। कोयला आधारित विद्युत उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 70% है। फैक्ट टू बी रिमाइंड, ध्यान रखने योग्य तथ्य। ठीक, केंद्र, जहां मैं ये अंडरलाइन करता हूं, आप भी किताब लेके बैठा करो, इसीलिए कहता हूं अंडरलाइन कर लो। इतनी स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूं, खुद से पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, ये भी गारंटी है, इतनी तेज इतने समय में। ठीक, ना माने करके देख लेना। चलो, कोयला गैसीकरण मिशन सहित कई स्वच्छ कोयला की पहले लॉन्च की गई हैं। इनका उद्देश्य सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना के माध्यम से 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करना है। भारत में गैसीकरण तकनीक को अपनाने के फलस्वरूप कोयला क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। इससे प्राकृतिक गैस, मिथेनॉल, अमोनिया आदि के आयात पर तो निर्भरता कम होगी ही, साथ ही प्रदूषण भी कम होगा। 2024 में worldatlas.com ने
worldatlas.com एक वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। आप सामान्यतः कोई मैप वगैरह सर्च करते हैं तो worldatlas.com के मैप आते हैं। 10 बड़ी कोयला खदानों की सूची जारी की है। उत्पादन की मात्रा के हिसाब से ब्लैक थंडर माइन, ठीक है, नाम ही देखो ऐसा खतरनाक है, अमेरिका की ब्लैक थंडर माइन, तो ये जो है पहले नंबर पे है, याद रह जाएगी, है ना, ध्यान रख लेना, ब्लैक थंडर कोई स्पेशल सा नाम है। वर्ष 2024 में 23 में इसे ग्रीनफील्ड खदान द्वारा अनुमानित इतने मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया गया। इस खदान द्वारा सल्फर युक्त सब कोयले का उत्पादन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट में विश्व की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारत में स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? गेवरा ओपन कास्ट खदान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ के गेवरा, 5 में से दूसरे नंबर पे है गेवरा। इस खदान का स्वामित्व इनके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। गेवरा खदान का 70 मिलियन टन क्षमता है, लेकिन हमने इससे 59 मिलियन टन ही निकाला है, ठीक। इस खान का संचालन 1981 में प्रारंभ हुआ था। इस खदान में अगले 10 वर्षों के लिए इतना कोयला है कि अगले 10 साल देश का कोयला इसी से पूरा हो जाएगा। किनसे? गेवरा, गे रही है सबको, बोले ले जा तू गेवरा भाई, ये गिरा, इतने बड़े बड़े कोयले गिर रहे हैं, इतनी बड़ी खदान है, ये गिरा गेवरा, ऐसा करके याद रख लो, ठीक। चलो, worldatlas.com द्वारा जारी सूची में कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और ये गेवरा कहां थी? छत्तीसगढ़ में। बोले गेवरा, इतने बड़े बड़े 36 कोयले के गेव बड़े बड़े जो है वो हैं, तो ऐसे याद रख लेना 36। और ये जो है दूसरी कुसमुंडा जो है ये कहां है? ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है, ये भी छत्तीसगढ़ में है। दोनों गेवरा और कुसमुंडा 2 भारत की हैं इसमें, और वर्ल्ड लेवल पे इसका चौथा नंबर है, ठीक। चलो ये देख लो, खदान सबसे पहले नंबर पे ब्लैक थंडर, दूसरे नंबर पे गेवरा, तीसरे पे कोई और है, चौथे नंबर पे कुसमुंडा। 5 में से 2 टॉप में भारत की हैं। पहले नंबर पे ब्लैक थंडर अमेरिका की है, दूसरे नंबर पे गेवरा छत्तीसगढ़ में भारत की है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उल्लेखनीय है कि प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य दिए कौन कौन से हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, तेलंगाना, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल है। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश नहीं है। चलो सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सही नहीं है? जुलाई 2024 में worldatlas.com ने विश्व की 10 बड़ी कोयला खदानों की सूची जारी की थी, ठीक है, ये याद रखना, worldatlas.com, ठीक। विश्व की 5 बड़ी कोयला खदानों में से 2 भारत में स्थित हैं, ठीक है। कौन सी? गेवरा और कुसमुंडा, दोनों छत्तीसगढ़। पहले नंबर पे ब्लैक थंडर USA। उत्पादन की मात्रा के संबंध में छत्तीसगढ़ की गेवरा ओपन कास्ट खदान को विश्व की पहली खदान घोषित किया गया है। गड़बड़ है, गड़बड़ हो गया। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर C, तीसरा सही नहीं है, बाकी दोनों सही हैं, ठीक। चलिए, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल, नया धरोहर स्थल जो मोइद्दम्स हैं असम के, है ना, जो असम का अहोम डायनेस्टी था, उनके दफनाने की जो पिता है मोइद्दम्स, उनको जो है 43वां भारत का जो धरोहर स्थल है वो घोषित किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र, याद रखोगे, भारत का 43वां स्थल है, लेकिन इनका 46वां सत्र हुआ है। कहां हुआ है? भारत मंडपम अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, अपने यहाँ ही हुआ है, नई दिल्ली में, ठीक। दिल्ली में आयोजित किया गया। यह प्रथम अवसर है जब भारत ने विश्व धरोहर समिति के वार्षिक सत्र की मेजबानी की, याद रखोगे, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि पहली बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, हम इसकी मेजबानी कर रहे हैं। भारत में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के आयोजन के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, इससे संबद्ध कार्यालय ने पुरातत्व सर्वेक्षण को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। 31 जुलाई 2024 को 46वें सत्र का उद्घाटन किया, और इसका विषय जो इसका थीम था, विकास भी विरासत भी, इसको भी याद रखोगे, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन, है ना, बड़ा अनुदान है, $1 मिलियन रुपया देने की घोषणा की है। इस योगदान का उपयोग क्षमता निर्माण, तकनीक सहायता और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण में किया जा सकेगा। इस योगदान से विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि 46वें सत्र के उद्घाटन समारोह में यूनेस्को के महानिदेशक ओंड्रो अजेल आए हुए थे, ओंड्रो अजेल, यूनेस्को, ठीक है, इसको याद रखोगे। 43 स्थल हो गए हैं, 46वीं बैठक थी, नई दिल्ली में थी। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के अंग के रूप में धरोहर प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर कई मंचों का आयोजन किया गया। इनमें विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम, ये एक नई पहल शुरू की गई है, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम, वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 को, तथा विश्व धरोहर स्थल प्रबंधकों के फोरम, वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैनेजर्स फोरम का भी आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन समारोह में PM द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत में युवा पेशेवरों के लिए विश्व धरोहर प्रबंधन के लिए एक
सर्टिफिकेट कार्यक्रम हम लॉन्च करेंगे ताकि धरोहरों का प्रबंधन कैसे हो ये हम जो है उनको पेशेवर रूप से सिखा सकें, है ना, प्रोफेशनल रूप से सिखा सकें। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान इस समिति द्वारा विश्व भर में कुल 24 नए स्थल जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं, जिनमें से एक भारत में है। 24 में से 19 सांस्कृतिक, ये सब इनको कोई नहीं पूछेगा। नए स्थल के बाद अब विश्व के 168 देशों में कुल स्थल कितने हो गए हैं? 1223 हो गए हैं। असम का भारत में स्थित मोइद्दम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, ठीक, इसको शामिल किया गया है। याद रखोगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। सभा का हूं ये ध्यान रखना है, दो ही बात याद रखनी है। 43वां धरोहर स्थल है, असम का तीसरा है, असम का तीसरा स्थल है। जहां अंडरलाइन कर रहा हूं किताब पे भी करते चलो। इसके पूर्व असम में कांजीरंगा है और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, दो पहले से हैं। उपयुक्त दोनों प्राकृतिक हैं और ये रूप में शामिल है, और ये जो है सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल है। स्पष्ट है कि मोइद्दम्स विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाने वाला असम का पहला सांस्कृतिक स्थल, लेकिन टोटल तीसरा स्थल है। विश्व धरोहर अभिसमय क्या है? विश्व धरोहर अभिसमय को औपचारिक रूप से विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित अभिसमय के रूप से जाना जाता है। इस अभिसमय को यूनेस्को के आम सम्मेलन द्वारा 16 नवंबर 1972 को अंगीकृत किया गया था। ये ध्यान रखो, भी ना भी रखो कोई बात नहीं। 72 में अंगीकृत किया गया है, 75 में लागू हुआ है और भारत इसका पक्षकार है। 77 में भारत ने इसको अनुसमर्थन किया था। इतना। लोगो क्या है? इस बार का लोगो था हम्पी के स्मारकों का समूह। जो 46वां सत्र है उसका लोगो क्या था? हम्पी में स्मारकों का समूह। कर्नाटक स्थित हम्पी का जो टेंपल है, जो संभवतया अगर मैं गलत नहीं हूं तो 50 के नोट पे भी बना हुआ है, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल पहले से ही है। इस लोगों में हम्पी स्थित विजय विठल मंदिर के सामने जो रथ रखा हुआ है, पत्थर का रथ, उसको प्रदर्शित किया गया है। इस लोगो प्रतीक चिन्ह की टैगलाइन थी सहनो भुनक्तु, ठीक है, सहनो यशाह, माफ कीजिए, सहनो यशाह। इसका मतलब है हमारा गौरव बढ़े, है ना, सहनो यशाह, हमारा गौरव बढ़े। उल्लेखनीय है कि यह टैगलाइन प्राचीन संस्कृत ग्रंथ तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। मोइद्दम्स क्या है? मोइद्दम्स असम के चराईदेव जिले में स्थित है। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो ये, ठीक है। चलो, फिर पटकाई पर्वतमाला के आसपास है पटकोईबुम। इन्हें ताई अहोम राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय, ताई अहोम लोग 13वीं शताब्दी में राजकुमार सियाओनफा के नेतृत्व में चीन से आ गए थे। 19वीं शताब्दी तक भारत रहे। 600 वर्षों का शासन रहा इनका। और मोइद्दम्स को क्या कहते हैं? आत्मा का घर, बेसिकली दफन प्रणाली है, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमें पहले इनमें लकड़ी का यूज किया जाता था, बाद में पत्थर का यूज किया जाने लगा, ठीक है। चलिए, यहां से जो हमें याद रखना है वो इतना ही याद रखना है कि 43 स्थल हो गए हैं भारत में। 43वां असम का मोइद्दम्स है। मोइद्दम्स क्या है? अहोम राजवंश की दफन प्रणाली है ना। ये सब याद रखना है, बस बाकी कथा कहानी पढ़ते रहो। इटली में 60 सबसे ज्यादा धरोहर कहां है? इटली में है, याद रखोगे। भारत धरोहरों के मामले में 6ठे नंबर पे है। कितनी है? 43, ठीक। चलो, इस बार कितनी? तो टोटल 23-24 जो भी घोषित हुए हैं वो। अब जो विश्व धरोहर स्थल है भारत की कहां कहां है, इनको याद रख लो। उत्तर प्रदेश की देख लो, ताजमहल है उत्तर प्रदेश में, आगरा का किला है उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले घोषित हुए हैं 1983 में, ठीक है। फिर फतेहपुर सीकरी पूरा नगर उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का क्या है? और उत्तर प्रदेश का इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। 3 ये स्थल उत्तर प्रदेश के हैं। नराऊ क्या है? इसको याद रखना, नराऊ, नाउरू, है ना, नाउरू विश्व धरोहर अभिसमय का 196वां देश। वही धरोहर अभिसमय जो 1972 में इंप्लीमेंट हुई, 75 में उसको एक्सेप्टेंस मिली और 77 में उसमें भारत भी शामिल हो गया, ठीक है। वही तो नाउरू जो है इसका सदस्य बन गया है, नौरू, ये ऐसे लिखा जाएगा, नौरू, ठीक है। चलो, इस प्रकार विश्व धरोहर अभिसमय का 196वां पक्षकार बन गया है। सर्वाधिक अनुसमर्थित अभिसमयों में से एक है कौन सी? विश्व धरोहर अभिसमय, मतलब मैक्सिमम मेंबरों ने इसका समर्थन किया है। एक परी परियोजना है, प्रोजेक्ट परी क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया करके है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल का कार्यान्वयन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा किया जा रहा है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों एवं विषयों को शामिल करते हुए हजारों वर्षों की कलात्मक धरोहर, लोक कला, लोक संस्कृति से प्रेरणा लेने वाले लोक कला को सामने लाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है? प्रोजेक्ट परी है जो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, उनके संरक्षण संवर्धन से संबंधित है बेसिकली। और इतना याद रखोगे, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की पहल है। ये सब चीजें इसमें शामिल है। इतना डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछने बैठ रहा। परी परियोजना पूछ सकते हैं किससे संबंधित है और कौन मंत्रालय इसका नोडल है, तो संस्कृति मंत्रालय। सवाल देख लेते हैं, 2-3 सवाल यहां से बनेंगे। बड़ी परिघटना है, बड़ी घटना है। चलो, है ना, इनको क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कौन कौन से सवाल बन रहे हैं, ठीक।
चलिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 23 जुलाई के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बिल्कुल ठीक है, 46वां याद रखोगे, भारत मंडपम में। ठीक, विश्व धरोहर समिति द्वारा मोइद्दम्स अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, भारत का 45वां नहीं है, 43वां स्थल है। स्टेटमेंट 3 गलत है, हमसे पूछा है कौन सा सही है, 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के लोगो भारत के किस विश्व धरोहर से प्रेरित है? तो हम्पी के स्मारकों से, कर्नाटक स्थित हम्पी मंदिर का जो रथ है उससे जो है इसका लोगो है। ठीक, 22 जुलाई 2024 को कौन सा देश विश्व धरोहर का अभिसमय का 196वां बन गया? मैंने आपको बताया विश्व धरोहर अभिसमय 1972 में आया, 1975 में सबने इसको इंप्लीमेंट किया, भारत भी शामिल हुआ 1977 में। ये लाइन याद रखना, कौन बन गया है? नराऊ गणराज्य या नौरू गणराज्य। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए। एक और सवाल है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट पारी नहीं, प्रोजेक्ट परी है। प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की गई है, पर्यटन मंत्रालय ने नहीं शुरू किया। देखो परी है तो परी से इन्होंने करेक्ट कर दिया, पर्यटन मंत्रालय नहीं। किसके द्वारा है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। मैंने बताया धरोहर संरक्षण से संबंधित है प्रोजेक्ट परी। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। इस पहल का कार्यान्वयन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट ठीक है, उसमें था। कौन सा सही है? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। मोनाको और वेनेजुएला FATF की ग्रे सूची में शामिल। सिर्फ इतना ही याद रखोगे, काम हो जाएगा, जितनी हेडिंग है। ठीक है, मोनाको और वेनेजुएला 2 देश हैं, ये FTA की ग्रे सूची में शामिल हो गए हैं। तो FATA का पूर्ण रूप क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बेसिकली क्या करता है? किसी भी देश में जो वित्तीय आवंटन हो रहा है, पैसों का जो लेन देन हो रहा है, पैसों की जो घपलेबाजी चल रही है, उस पर थोड़ा ध्यान रखता है कि उन पैसों का यूज आतंकी गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जा रहा है, उन पैसों का यूज किसी और मिसयूज के लिए तो नहीं किया जा रहा है। इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखती है ये FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। कब बना है? FATF 1989 में। ठीक, FATF एक अंतर सरकारी निकाय है, जिस G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली एक संस्था है। अलग से भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए, वर्तमान में FATF के कुल 40 सदस्य हैं, जिनमें 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। 40 सदस्य हैं टोटल। 2 क्षेत्रीय संगठन कौन है? यूरोपियन यूनियन और खाड़ी सहयोग परिषद। इनमें 24 फरवरी 2023 को FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। उसके मतलब जो है वो कह रहे हैं कि भाई रूस ने जो है बदतमीजी की है, ये है वो है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2006 में भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। 2010 से भारत इसका 34वां सदस्य के रूप में बन गया था। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 40। भारत कौन सा सदस्य है? 34वां। 2010 से भारत सदस्य है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसकी बैठक हुई जून में सिंगापुर में। ठीक है, चलो, इस बैठक के दौरान मोनाको बिस्किट नहीं, मोनाको देश है भाई, और वेनेजुएला। सर मैं तो मोनाको बिस्कुट खाती हूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना? हम मोनाको देश की बात कर रहे हैं भाई। मोनाको और वेनेजुएला दोनों को ग्रे सूची में डाल दिया गया है। मतलब 3 लिस्ट होती है। एक तो कतई बोले ओके है मामला, ग्रे मतलब तुम्हारे यहां जो फंडिंग हो रही है वो संदिग्ध है ना, और ब्लैक लिस्ट में अगर शामिल कर दिया तो मतलब अब उस देश में कोई फंड नहीं करेगा, कोई अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, क्योंकि उस देश की सरकार ही ऐसा माना जाता है कि टेरर फंडिंग कर रही है, आतंकवाद को फंड कर रही है। जबकि जमैका और तुर्की को ग्रे सूची से बाहर कर दिया है। ये एक लाल निशान होता है इनके लिए, और बाकी अन्य देश भी जो इनके यहां फंड अपना डालना चाहते होते हैं उनके लिए भी कि भैया खतरा है। इसके पूर्व 21-23 फरवरी 2024 को FATF की पूर्ण बैठक के दौरान केन्या, नामीबिया को ग्रे सूची में शामिल किया गया था, फरवरी वाली बैठक में। ठीक है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात UAE को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि UAE के अतिरिक्त बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा को भी ग्रे सूची से हटा दिया गया था। तमाम और दिए हैं कौन कौन है। जबकि ब्लैक सूची में DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल हैं। 3 बड़े देश अभी शामिल हैं। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हाल ही में FATF की पूर्ण बैठक के दौरान मोनाको और वेनेजुएला, इनको दोनों याद रखोगे, मोनाको बिस्किट और वेनेजुएला, है ना, इनको ग्रे सूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, जमैका, तुर्की को याद रखोगे, इनको ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। क्या बात कर दी सर, दोनों एकदम सही है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक,
अगली महत्वपूर्ण सूचकांक देखते हैं, ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, मतलब रह कहां कहां सकते हैं। 27 जून 2024 को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, किसके द्वारा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, है ना। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, बोले भाई साहब रहना है तो बोले कितने पैसे खर्चे होंगे। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, कहां कितना पैसा खर्च होगा, बोले कौन सर्च करेगा, बोले कोई इकोनॉमिक्स वाला आदमी बता सकता है कितना पैसा खर्च होगा, और इकोनॉमिक का भी इंटेलिजेंट आदमी बता सकता है कहां कितना पैसा लगेगा। मतलब इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट इसको जो है, इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसको जारी कर रही है। याद हो गए। और पुराने सूचकांक याद करो। नवाचार, कब नवाचार कर पाओगे? जब वाइपर लगा होगा, वाइपो, ठीक है। विश्व प्रतिभा सूचकांक, तो बोले आईएमडी, मैं डॉन हूं भाई, प्रतिभा है मेरे पास, ऐसे याद रखो। प्रतिभा में भारत की रैंक 58 थी, नवाचार में भारत की रैंक 39 थी। और ये आ गया लिवेबिलिटी सूचकांक। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जारी किया गया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। 173 देश शामिल हैं। इनके आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है कि भाई स्थिरता वहां कैसी है किसी भी देश या शहर में, स्वास्थ्य देखभाल कैसी है ना, कल्चर एनवायरनमेंट कैसा है, एजुकेशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। वियना जो है तीसरे वर्ष भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑस्ट्रिया, वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना 5 श्रेणियों में सर्वोत्तम 100 नंबर प्राप्त किए हैं। कोपेनहेगन और ज्यूरिक क्रमशः दूसरा तीसरा है। नागरिकों के संघर्ष और अशांति के बीच सीरिया लास्ट है, ठीक है। चलो, स्पष्ट है कि दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर माना गया है। वियना जो है नंबर 1 है, ये याद रखोगे, ठीक। चलिए सवाल देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, बिल्कुल सही है, के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जारी किया गया। वियना सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। नागरिकता, अशांति और संघर्षों के कारण उत्तर कोरिया नहीं, किसको? अभी हमने देखा उत्तर कोरिया को नहीं, अपितु सीरिया को, दमिश्क, बोले यहां दम निकल जाएगा, यहां रह नहीं पाओगे, दमिश्क, ठीक है, ना कि उत्तर कोरिया। तीसरा गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही नहीं है, विकल्प संख्या 3, केवल विकल्प संख्या सी, केवल 3 सही नहीं है, ठीक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स देशों का ऊर्जा प्रणालियों के प्रवर्तन और ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता के आधार पर मूल्यांकन करता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के तहत 120 देशों की ऊर्जा प्रणालियों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। क्या क्या देखा जाता है कि उनकी ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास में कितनी हेल्पफुल है, पर्यावरणीय स्थिरता उनकी एनर्जी की कितनी है, और ऊर्जा सुरक्षा कितनी है। विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। अब एनर्जी की बात है तो याद रखोगे विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है। एनर्जी की बात है तो भाई एनर्जी से क्या आएगा? पैसा। किसी भी एनर्जी से पैसा आता है। मान लो कोयले वाली एनर्जी है, पैसा आएगा, है ना। आदमी की एनर्जी, मेहनत करेगा पैसा, तो एनर्जी से क्या आएगा? पैसा। पैसा आएगा तो कौन करेगा? विश्व आर्थिक मंच। ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं, है ना। ऐसी वास्तविक का कुछ नहीं, लेकिन कहानी आसपास बुन लोगे तो पेपर में टिक सही लग जाएगा, वो महत्वपूर्ण है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया है। यह सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित है। उल्लेखनीय है कि यह इस रिपोर्ट का 14वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को एक्सेंजर के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। सूचकांक में स्वीडन प्रथम नंबर पर, जबकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 120 नंबर पर है। स्वीडन पहला है। हमें अपना भारत देखना है। भारत जो है 63वें नंबर पर है, 63। ऊर्जा का संक्रमण कैसा हो रहा है? बोले ऊर्जा पहले तो ऐसे, मतलब 6 ऐसे बनाते हैं, बोले पहले ऐसे जा रही है फिर ऐसे आ रही है, मतलब ऊर्जा संक्रमण में कितना है? 63। तो एनर्जी है, एनर्जी इधर भी जा सकती है, एनर्जी उधर भी आ सकती है। तो एनर्जी पहले ऐसे चली गई 6 इकाई, फिर एनर्जी ने 3 इकाई बना ली, ऐसे याद रखना। 63 है इसका। भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा संरचना में प्रगति दर्ज की गई है। तमाम सारी बातें हैं, है ना। तो इसमें और कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। ये याद रखना 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक जीडीपी उत्सर्जन 45% कम करना है। 2070 तक भारत का लक्ष्य है शून्य कार्बन उत्सर्जन, यह अलग से भी पूछा जा सकता है। और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा को हम 50% करने की कोशिश में हैं। ठीक, चलिए सवाल पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, सर ऊर्जा थी, एनर्जी थी, एनर्जी से क्या होगा? पैसा आएगा। तो विश्व आर्थिक मंच जो है इसको जारी कर रहा था, ना कि ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। याद कनेक्ट में करा दूंगा आपको, आप चाहो तो अपनी किताब पे भी लिखते रहोगे कैसे कनेक्ट करा रहा हूं, तो याद रह जाए पेपर में, क्योंकि सवाल ज्यादा से ज्यादा 3 ही
इस पे आएगा, कौन जारी कर रहा है, क्या रैंकिंग है भारत की, पहले नंबर पे कौन है और कौन जारी कर रहा है, ये तो मैं कैसे भी कैसे आपको याद करा दूंगा, भारत की रैंक कैसे ना कैसे याद करा दूंगा। सूचकांक से जो सवाल आएगा गलत होने की संभावना उसमें काफी कम हो जाएगी आपकी। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को 63, तो बोले एनर्जी पहले ऐसे गई फिर एनर्जी ऐसे आ गई उल्टी, 63 रैंक भारत को मिली। ठीक, वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है। ये हमने कल भी किसी स्टेटमेंट में पढ़ा था, कल से मतलब किसी पिछली क्लास में। चौथे सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा हम जो है जनरेटर हैं, चौथे पवन ऊर्जा में है और पांचवें सौर ऊर्जा में है, ये भी याद रखोगे। तो हर घर सौर बिजली योजना जो शुरू की गई है वो इसी को दृष्टिगत रखते शुरू की गई है कि भाई 1 करोड़ घरों में हम सर पर, घर की छत पर जो है 2 किलो से 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवा दें ताकि 30 मेगावाट टोटल उसका लक्ष्य है, उससे बिजली पैदा हो जाए। ठीक है, चलो तो 2 और 3 सही है। आपसे पूछा है कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, लगभग 40 घटनाएं हम करेंगे, 40-41 प्रश्नों तक की आज की क्लास में करेंगे, उसके बाद एक क्लास और होगी, इंटरनेशनल आपका खत्म हो जाएगा। टोटल 87 या 88 प्रश्न मैंने आपको इंटरनेशनल से बनाए हैं। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ो, 500 प्लस प्रश्न इस किताब से करा दूंगा, सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2024, नाम ही है IMD, मैं हूं डॉन। ठीक है, दीवानों मुझे पहचानो, कहां से आया कौन, मैं हूं डॉन। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 तक इस रैंकिंग के 35 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, तो इसके नाम में ही IMD है। एक IMD क्या प्रकाशित कर रहा था, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक था, प्रतिभा स्पर्धा करके था, उसमें हमारी रैंक 58 थी, मैंने आपको याद कराया, वो भी IMD था। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग वो प्रतिभा रैंकिंग थी, ये प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है। तो दोनों में ही तो प्रतिस्पर्धा होगी भाई, छोटा राजन और जने कौन कौन से नाम थे, आजकल वो लॉरेंस भैया आ गए हैं, तो ये सब जो है ना, तो इनको याद रखोगे, है ना। तो प्रतिस्पर्धा में दोनों में होती है, तो IMD प्रकाशित कर रहा है इसको भी। 2023 में ये है, 18 जून को ये रैंकिंग जारी की गई, 36वां संस्करण। इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD के स्विट्जरलैंड स्थित वैश्विक प्रतिस्पर्धा केंद्र जारी करता है। इस वर्ष अर्थव्यवस्थाओं पर किया गया है सुधार करते हुए भारत ने 39 रैंक हासिल की है। याद रखना 39 ही किसमें थी, लो भाई दोनों याद हो गई, 39 ही वैश्विक प्रतिभा वाले में भी थी और प्रतिस्पर्धा में भी 39 है, दोनों याद हो गई भाई। प्रतिभा वाले में भी 39 थी, 39 एक और किसमें थी, प्रतिभा में थी या एक और कोई था, उसमें याद कर लेना, ध्यान रख लेना, इनको एक जगह लिख लोगे तो याद हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा में भी 39 है। ठीक, प्रतिस्पर्धा कर रहा है 3, बोले मैं तेरा स्क्वायर हूं, 9 हूं, मैं तेरा स्क्वायर हूं, तेरी मुझसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, 39। ठीक है, चलिए याद हो गया, सिंगापुर पहले नंबर पे। ये सब सवाल देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, भाई विश्व बौद्धिक संपदा WIPO क्या जारी कर रहा था, नवाचार जारी कर रहा था। नवाचार में हमारी रैंक 39 थी, है ना, नवाचार जारी कर रहा था। ठीक, चलो तो उसके बाद विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2024 में भारत ने 62.68 स्कोर के साथ 39वां स्थल जारी किया है। ये सही है, ये गलत है, हमसे पूछा है कौन सा सही, विकल्प नंबर 2 का हम गोला काला कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो लास्ट में चाहोगे ना तो मैं सारे प्रश्न एक साथ करा के 2-3 घंटे में आपको 500 प्रश्न ही करा दूंगा एक बार में। अभी इन घटनाओं के साथ साथ करते चल रहे हैं, बाद में ऐसे ही करते चलेंगे, खैर वो तब का तब देखेंगे। चलो, सतत विकास रिपोर्ट 2024 SDG रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु। हाँ ये देख लो, 2015 में हमने एजेंडा SDG लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें 17 SDG गोल और 169 इनके उपलक्ष्य हैं। ये नहीं पूछा गया है कभी भी कितने सब गोल्स हैं, पूछा जा सकता है, अच्छा फैक्चुअल सवाल है। 169 इन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों और उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष अवलोकन देती है। 17 जून 2024 को यूनाइटेड UNSDSN, इसको याद रखोगे, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये तो नाम से ही क्लियर है। UNSDSN ने सतत विकास रिपोर्ट जारी की है, 9वां संस्करण है। इसका शीर्षक है SDG और भविष्य का UN शिखर सम्मेलन। उल्लेखनीय है UN शिखर सम्मेलन में यह किया गया है
ठीक है। एसडीजी सूचकांक के अतिरिक्त इस रिपोर्ट में वार्षिक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद के लिए बात की गई है। नए सूचकांक के तहत यूएन सिस्टम पर, और इसमें कोई भी रैंक याद कर लो, अमेरिका लास्ट है क्योंकि वो सबसे ज्यादा अभी भी उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, चलिए, है ना। और गिनी बिसाऊ को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। भारत एसडीजी में 109वां नंबर पर है, 10 और 9, है ना। जैसे मान लो ऐसे याद रखोगे, भारत क्या कह रहा है, भारत कह रहा है कि बोले एसडीजी के 17 लक्ष्य रख लिए तुमने, 2015 में अपनाए थे, 2030 तक पूरे करने हैं, तो बोले इतने सारे ना हो पाएंगे, 10 9 10 ही रख लेते, मतलब 10 और 9 9 10 ही रख लेते ऐसे। तो 109 रैंक जो हो गई आपकी, वो किस में हो गई, एसडीजी इंडेक्स में हो गई। याद रहेगी बात, बताओ भारत क्या कह रहा है, बोले 10 9 ही रख लेते, हो जाते आराम से कंप्लीट, ऐसे करके ध्यान रखोगे। चलो, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? Which of the following statements are not correct? Recently, Sustainable Development Report 2024 was released by the United Nations Sustainable Development Solution Network UNSDSN। बिल्कुल ठीक है, ठीक। चलो, India has been ranked 109th among the 167 countries in the Sustainable Development Report 2024। बिल्कुल सही है, 109 रैंक हमारी है। Syria ranked last in the index which are the overall score of 100। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? केवल तीसरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट नंबर किसका है? अमेरिका का अंतिम नंबर है 193। क्यों? क्योंकि ये अभी भी सबसे ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है। ठीक, चलिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, ये अभी एक और हम पढ़ के आए थे। अब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अर्थात जीवन यापन की लागत को किसी विशेष स्थान पर, एक वो लिवेबिलिटी सूचकांक था कि भैया देखो रह पाएंगे कि ना, लिवेबिलिटी सूचकांक। ठीक है, अब ये है आवश्यक धनराशि के रूप में परिभाषित किया गया है कि निश्चित जीवन शैली बनाए रखने के लिए क्या क्या आवास, भोजन, परिवहन, कर, स्वास्थ्य देखभाल, इनमें क्या खर्चा किया जा सकता है। 17 जून को अमेरिकी कंपनी मर्सर जारी कर रही है रिपोर्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसका जो बेस सिटी है वो कौन है? आधार शहर क्या है? न्यूयॉर्क आधार शहर है इनका। सभी शहरों की तुलना न्यूयॉर्क से की जाएगी कि कौन न्यूयॉर्क से महंगा है, कौन न्यूयॉर्क से सस्ता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार हांगकांग विश्व में रहने वाला सबसे महंगा शहर है। कौन सा? हांगकांग। ठीक है, विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर अबुजा और लागोस हैं। उपयुक्त शहर नाइजीरिया में है। कॉस्ट ऑफ लिविंग में मुंबई जो भारत का है वो शीर्ष है, उसको 136वां स्थान मिला है, जबकि भारत का सबसे महंगा शहर है। विश्व का सबसे महंगा हांगकांग। आधार शहर कौन? न्यूयॉर्क। कौन जारी कर रहा है? अमेरिका स्थित मर्सर एक कंपनी है वो। ठीक, चलिए, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग ये दूसरी है, ये दूसरी रिपोर्ट है। इसको EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी कर रही है, जो लिवेबिलिटी सूचकांक जारी कर रही थी वो। ठीक है, इसके अनुसार सिंगापुर और ज्यूरिक सबसे महंगे हैं। ठीक, अमेरिका वाला जो है, ये जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स, लिविंग सिटी में हांगकांग सबसे महंगा है। और जो ये वाला है कॉस्ट ऑफ लिविंग, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसमें जो है जो IMD क्या कहते हैं, EIU जारी कर रहा है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी कर रहा है, उसके अनुसार कौन सबसे महंगा है? सिंगापुर और ज्यूरिक सबसे महंगे हैं, जबकि दमिश्क सबसे लास्ट है। ठीक, 2 भारतीय शहर, इसमें चेन्नई, अहमदाबाद सबसे महंगे हैं, उसमें मुंबई सबसे महंगा है। चलिए, सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, देख लो। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई को भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। 2024 वाली रैंकिंग की बात करी जाए तो मुंबई सबसे महंगा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार न्यूयॉर्क विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है। न्यूयॉर्क नहीं है, हांगकांग है। न्यूयॉर्क तो बेस सिटी है, ना कि सबसे महंगा शहर। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 में विश्व में रहने के लिए शीर्ष 10 शहरों में शामिल 2 भारतीय शहर कौन से? अब देखो ये 23 वाला है, यो EIU जारी कर रहा है ना, वो मर्सर जारी कर रहा है। EIU जो जारी कर रहा है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 और 24 से याद कर लो। 24 वाला इसमें मुंबई सबसे महंगा है, 23 वाला इसमें चेन्नई और अहमदाबाद शामिल थे। देखो अहमदाबाद और चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगली महत्वपूर्ण घटना, 5-6 घटनाएं हमें और देखनी है, मतलब 40-42 प्रश्न हमें करने हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 कौन जारी कर रहा है? विश्व आर्थिक मंच।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लैंगिक अंतराल होगा तो वो भी पैसे की बात आएगी, है ना। लैंगिक अंतराल, महिला पुरुष समानता, पैसा बढ़ेगा, महिला पुरुष समानता से पैसा कम होगा, ऐसे ध्यान रख लेना। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना था। रिपोर्ट में प्रस्तुत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में उच्चतम स्कोर 100 होता है जो लैंगिक समानता को प्रदर्शित करता है, तथा निम्नतम स्कोर 0 होता है जो लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करता है। तो विश्व आर्थिक मंच इसको जारी कर रहा है ना। और इसमें वही देख लो भारत का कौन सा नंबर है और कौन पहले नंबर पर है, ठीक है। चलिए, विश्व में 2000 पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त हो पाएगी। कोई भी पूर्ण लैंगिक समान देश नहीं है, याद रखना, ठीक। कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी ये है 42% है। सर्वाधिक आइसलैंड है जो सर्वाधिक महिलाओं को कार्यस्थल पर समानता दे पाया है, ठीक है। चलिए, लैंगिक अंतराल को समाप्त हो जाएगा, 90% लैंगिक अंतराल समाप्त होने की कर लिया है। भारत कितने पे है? 129 देश पे है, 129 लैंगिक अंतराल, ठीक है, 129, ठीक। चलो ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, भारत ने अब तक अपने इतने प्रतिशत समाप्त कर दिया है, ज्ञातव्य है। स्विस सूचकांक में भारत 129 है। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी कर रहा है। और लैंगिक अंतराल 129, ठीक है, 12 का 9, ठीक है, 12 का 9 ऐसे याद रख लेना, लैंगिक अंतराल है, ठीक। चलो, चलिए इस पर आधारित सवाल देख लेते हैं। वैश्विक आर्थिक मंच निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 नामक रिपोर्ट को जारी किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। कौन जारी कर रहा था? विश्व आर्थिक मंच। क्यों? पैसे का मामला भाई, ठीक है। तो विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी कर रहा है, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 129, ठीक है। 12 का 4 की जगह याद रखोगे 12 का 9, तो 129 याद रखोगे। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत की स्थिति है। यही हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है, एक और दो सही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान 10 देशों ने पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त कर ली। भाई एक भी कोई नहीं है जिसने पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त कर ली हो, खाली आइसलैंड है जिसने सर्वाधिक इस दिशा में प्रगति की है, लगभग 95%, नॉट 100%। तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? केवल एक और दो सही हैं, बाकी दोनों गलत है, ठीक। वैश्विक शांति सूचकांक देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई को सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित एक अग्रणी विचार मंच इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो इसके नाम में ही है शांति सूचकांक, इसके नाम में ही है आईईपी, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। सर्वप्रथम इस सूचकांक को वर्ष 2007 में एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किलियालिया इन्होंने जारी किया था। दुनियादारी कोई मतलब इसका नहीं है। हमारे काम की चीज देखते हैं क्या है। ये 18वां संस्करण है, इतने देश हैं, इसके अतिरिक्त ये सब हैं। यूरोप जो है इनके हिसाब से क्षेत्र वाइज सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। दूसरा, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जो है वो सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। दो महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात फिर हम जो देखेंगे, आइसलैंड जो है इनके हिसाब से वो सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है ना। और यमन जो है वो सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। भारत का जो स्थान है वो 116 है। तो शांति है मतलब हमारे यहाँ क्या है? सुलह है। 16 मतलब हमारे यहाँ सब में सुलह है। सुलह होगी तो शांति होगी, मतलब भारत की रैंक कितनी है? 116। ये जो कहानियां हैं ये अपने आप आपके दिमाग में एग्जाम में क्लिक करेंगी, सवाल सही हो जाएगा बस, ठीक है। चलो उसके बाद आके कमेंट लिख जाना, हाँ सर सवाल तो सही होते हैं। इस सूचकांक की शुरुआत के बाद भारत वर्तमान में पूर्व की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण स्थिति में आ गया है। पहले हमारी रैंक ज्यादा थी, ठीक है। चलिए सवाल क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके नाम में ही पीस है, इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया। भारत को 10वां स्थान मिला। कैसी बात कर रहे हो? सुलह हमारे यहां है, 116 नंबर, 116वां स्थान मिला। कौन सा सही नहीं? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही नहीं है, ठीक। चलिए, सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं 5। जो यूनाइटेड नेशंस है उसके जो 6 प्रमुख बॉडी हैं उनमें से एक है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उन 6 प्रमुख बॉडियों में से एक है। इसका काम क्या है? इसका मुख्य उत्तरदायित्व अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। कैसे जो है शांति सुरक्षा रहेगी? सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। इन 10 अस्थायी मेंबर को 2-2 साल के लिए
चुना जाता है। 5 मेंबर प्रत्येक वर्ष चुने जाते हैं। इस साल 5 चुन लिए, अगली साल उनका टर्म पीरियड पूरा हो जाएगा, 2 उनको चुना जाएगा। 5 स्थायी वाले आपको याद रहने चाहिए। कौन कौन से हैं? सबसे पहले 2 बड़े चीते विश्व के जो अब तक थे, है ना, अमेरिका और रशिया। उसके बाद जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, यूके, उसके बाद चाइना, उसके बाद फ्रांस। 5 बड़े स्थायी मेंबर है, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रहनी चाहिए। 5 सीट अभी खाली थी, उनके लिए चुनाव हुए हैं। कौन कौन? पापा मतलब पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया और डेनमार्क, ग्रीस। तो सोडीगे कुछ भी याद कर लो, सोडेगी कुछ भी याद कर लो, पापा सोडेगी मतलब पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क और ग्रीस। पापा सोडेगी ऐसे लिख लेना, ठीक। मतलब आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन शामिल नहीं हुआ है पूछा जा सकता है। पापा सोडेगी मतलब पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, ठीक। चलो, उपयुक्त 5 नवनिर्वाचित सदस्य 2025 से प्रारंभ होगा कार्यकाल। 25 पूरे रहेंगे, 26 पूरे रहेंगे, 2 साल रहेंगे। इसके पूर्व पाकिस्तान 7 बार, पनामा 5 बार, डेनमार्क 4 बार, ग्रीस 2 बार, सोमालिया ऐसा है जो केवल 1 ही बार इससे पहले सदस्य रहा है। 5 अन्य सदस्य ये दिए हुए हैं, ठीक है, जो पिछली साल चुने गए थे। कौन सा इनमें से सही है? हाल ही में संयुक्त राज्य महासभा ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पापा डेमिगो, देखो डेसोगी, ठीक है, जो भी याद कराया था मैंने, क्या था? पापा सोडेगी, देख लो, मतलब पापा 2 पा वाले पाकिस्तान, पनामा, सोडेगी, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस। 5 याद रखना, ऐसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। एक कोई दूसरा भी इसमें डाल सकता है स्टेटमेंट टफ बनाने के लिए। याद रखना पापा सोडेगी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कुल 10 सदस्य होते हैं, नहीं 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2-3 डिटेल और हैं, 41 क्वेश्चन संभवतः हैं, इनको करेंगे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। कौन जारी कर रहा है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। तो जिनके नाम में उससे कनेक्टिंग चीजें हैं उनको हमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है, ध्यान रखना है कि ये उससे रिलेटेड ही है। तो येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त परियोजना है। 2024 में इस रिपोर्ट को तैयार करने में जेनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित मैकॉल मैकवन फाउंडेशन ने भी सहयोग प्रदान किया। ईपीआई में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। हमें क्या ध्यान रखना है? स्कैंडिनेवियन देश लगातार शीर्ष रैंक पे हैं, कोई बात नहीं। भारत देखो कौन से रैंक पर है, एस्टोनिया को प्रथम स्थान पर। अब देखो ये भी अलग है, जिनमें अलग कुछ देश है ना, तो वो एस्टोनिया है, इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए, डेनमार्क को पहले मिला था, है ना। भारत देखो कितने नंबर पे, 180 देशों में भारत 172 नंबर, 176, ठीक, 176। तो बोले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो पर्यावरण प्रदर्शन, पर्यावरण में परिवर्तन के लिए एक आदमी 7 दिन मेहनत करता है, 6-6 घंटे मेहनत करता है, तब भी हमारी 176 रैंक है। एक व्यक्ति पर्यावरण प्रदर्शन के लिए, बढ़िया पर्यावरण में परिवर्तन आ जाए उसके लिए 7 दिन मेहनत करता है, 6-6 घंटे मेहनत करता है, ऐसे याद रख लोगे 176, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल देख लें इसका क्या है। तो सवाल आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की बात हो रही है कि समग्र रैंकिंग में एस्टोनिया को प्रथम स्थान मिला हुआ है। एस्टोनिया को प्रथम स्थान है, ये सही है। देखो, जिनमें भी कुछ ऐसे देशों को अलग से स्थान मिला हुआ है जो अलग है, अब जैसे एस्टोनिया है, एक पीछे हमने सूचकांक देखा उसमें और कोई सा ऐसी देश था, उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंकिंग जरूर याद रखोगे, 176। मैंने बताया एक एक आदमी 7 दिन काम करता है, 6-6 घंटे काम करता है पर्यावरण के प्रदर्शन बेहतर करने के लिए। तो दूसरा भी सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश है। गलत है, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक कौन है? यूएसए है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगली घटना देखते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025।
हर साल आती है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, वो टाइम्स मैगजीन निकालती है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, विश्व स्तर पे कौन सी प्रथम विश्वविद्यालय है, भारत के कितने क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में है, और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा है। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो याद रखने हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपनी तरह का सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रथम संस्करण 2004 में आया था। यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रतिवर्ष जून माह में जारी की जाती है। 2025 में केवल शीर्ष 600 संस्थानों को ही व्यक्तिगत रैंक प्रदान की गई है। व्यक्तिगत रैंक से क्या मतलब है, तुम्हारा 599, तुम्हारा 601, उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद जैसे 601 से 610 तक की रैंकिंग इनकी है, इस तरीके से, मतलब अलग अलग नहीं कि 602 किसका है, 603 किसका है, ऐसा नहीं है। तो इस बार ऐसा किया गया है। स्मरणीय तथ्य क्या है, 21वां संस्करण है इस बार। नवीनतम संस्करण क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें विश्व भर के 1503 विश्वविद्यालय शामिल है। अपनी पद्धति में रोजगार योग्यता है ना और स्थिरता को शामिल करता है। नवीनतम रैंकिंग में मैसाचुसेट प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका का जो है ना, MIT अमेरिका, उसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और ये लगातार 13वें वर्ष है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में MIT है, इसको याद रखना। अगर आप पहले से याद रखते होगे तो याद होगा आपको, क्योंकि लगभग हर बार MIT ही होता है ना। ये खुद कह रहे हैं 13 साल से है ना। मैसाचुसेट्स जो है प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका का MIT जो है नंबर 1 पर है। ठीक है, चलिए। और यूएस के ही इसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी शामिल है, 600 में से है ना, 196। इस दृष्टि से यूनाइटेड किंगडम दूसरे और चाइना तीसरे नंबर पर है। क्यूएस में भारत के कुल 46 संस्थान शामिल हैं और भारत का नंबर 1 कौन है, IIT बॉम्बे 118वां स्थान है। इन सबको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत रहा करो। यद्यपि आप ये कहोगे कि भारत की शिक्षा में सुधार होना चाहिए, मैं सहमत हूं, लेकिन ये इनकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे ना भाई, है ना, ये अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तुम लोग, हमारा समाज ना आत्मविस्मृत समाज हो चुका है, हम भूल जाते हैं हमारे पास क्या क्या था। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय हमारे पास था, है ना, जहां वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी अभी पैदा भी नहीं हुई है, उससे पहले वो अपने समग्रता को लिए हुए था। और ये सब चीजें हमें ही खड़े होकर बोलना पड़ेगा, कोई विदेशी खड़े होकर नहीं कहेगा कि नालंदा ये था वो था वो था। और कैसे उसको रिवाइव किया जा सकता है, क्या क्या उसमें हुआ जिस कारण ऐसी अवस्था में आज वो पहुंच गया, ये सब रिसर्च के टॉपिक है ना। जो भी विद्यार्थी शोध में जाना चाहते हैं वो इन सब पे रिसर्च करें, खैर, है ना। तो इनको लेके बहुत ज्यादा चिंता मत किया करो, है ठीक है, याद रख लो। IIT मुंबई है, 118वीं रैंक है। यह यूनिवर्सिटी है सूची में शामिल होने वाला भारत का शीर्ष संस्थान है। इसको MIT अमेरिका को याद रखना क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और भारत का पहले नंबर पे IIT बॉम्बे है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सवाल इस पे आधारित क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 4 जून 2024 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अब तो तुम्हारे दिमाग में एक बात चली गई होगी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो थी जून में शुरू की जाती है। अब डेट सामान्यतया यूपीपीसीएस भी सही देता है, उसी प्रकृति के सवाल मैंने आपको क्रिएट किए हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई, इस रैंकिंग का 21वां संस्करण है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के कुल 46 संस्थान शामिल हैं, यह भी बात सही है। नंबर 1 कौन सा, 118 पे IIT बॉम्बे है, यह भी याद रखोगे। और विश्व लेवल पे पहला कौन सा है, MIT। ठीक, तो कौन सा सही नहीं है, ना तो एक ना दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, अर्थात दोनों सही हैं। आज की संभवतः अंतिम घटना आज की इस क्लास की, बिफोर दिवाली मैं आपको कोशिश करूंगा एक क्लास और मिल जाए, उसके बाद हम दिवाली, आप टेंशन मत लो, मैं पूरी आई दृष्टि कराऊंगा। अभी परीक्षा में समय है, बहुत ज्यादा करंट में भी नहीं घुसना है, अपना जीएस भी पढ़ते रहो, मजे मजे में क्लास भी करते रहो, ठीक है। चलो तो परेशान मत हुआ करो। यात्रा और पर्यटन मेरे दिमाग में है, 13 को आपका बीपीएससी है ना, तो मैं हर हाल में कोशिश करूंगा कि नवंबर से पहले ये चीजें खत्म हो जाए। आराम से कर रहे हैं ताकि आपको कंटेंट बढ़िया मिले, प्रश्न अच्छे लेवल के मैं बना पाऊं, क्योंकि इन सब चीजों में समय लगता है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा सर्वप्रथम 2007 में यात्रा और प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ये अलग है, प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की गई थी विश्व आर्थिक मंच द्वारा, है ना। इसी रिपोर्ट के अंतर्गत यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक अलग चीज है, याद रखना, वो विकास है, जारी किया जाता था। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक भी इसी से ही बना है, ये कह रहे हैं, ठीक है।
मतलब ये विकास सूचकांक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक से ही बना है। परिवर्तित निर्माण पद्धति, रूपरेखा, अन्य विभिन्नताओं के कारण ये एक अद्यतन स्वरूप है। मतलब जो विकास है ये यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक का एक अद्यतन स्वरूप है ना, मतलब अपडेटेड है। टीटीडीआई में 5 आयामों और 102 व्यक्तिगत संकेतकों को शामिल किया गया है ना। तो 21 मई को विश्व आर्थिक मंच, याद रखोगे भाई पर्यटन और विकास है। पर्यटन का विकास कैसे होगा, जब अर्थ होगा जिम में विश्व आर्थिक मंच, से याद रखोगे। ठीक, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, द्वितीय संस्करण है। पहले जो है प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक कहलाता था, अब विकास सूचकांक है। ठीक, चलिए ज्ञातव्य है कि द्विवार्षिक रिपोर्ट है ना, सरे यूनिवर्सिटी के उससे जो है बनाया गया है। ठीक है, टीटीडीआई 2024 में 119 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि टीटीडीआई 2021 में केप बर्डे, ये सब नए नए देश हैं। कोई आपसे नहीं पूछेगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यूरोप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश है, एशिया प्रशांत दूसरे नंबर पर है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रख सकते हो। टीटीडीआई में भारत को 39वां स्थान मिला है ना, 39वां स्थान मिला है। तो पर्यटन का विकास बोले कैसे होगा, बोले पर्यटन का विकास ऐसे होगा, 3 आदमी आए, बोले 3 नहीं आए, 9 आने चाहिए, 3 3 9, तब पर्यटन का विकास होगा भाई। 3 आदमियों से कुछ नहीं होगा, 9 लोग आएंगे तो पर्यटन का विकास होगा। मतलब विश्व पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी, 39। बताओ याद हो गई कि नहीं। और पर्यटन का विकास कब होगा, जब जेब में अर्थ होगा, मतलब विश्व आर्थिक मंच इसको जारी कर रहा है। ठीक है, ये अपनी किताबिया पे लिख लो कहानी, ताकि रिवाइज कर रहे होगे तो आपको आराम से चीजें ध्यान में आ जाएंगी। दक्षिण एशिया में यात्रा और पर्यटन की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा है, ऑब्वियस है, होगा ही। टीटीडीआई 2024 में निम्न मध्यम अर्थव्यवस्था वाले में भारत शीर्ष पर है। ये देश दिए हैं, नंबर 1 पे कौन है, तो ऑब्वियस है अमेरिका ही होगा। ठीक है, चलिए सवाल देख लेते हैं कौन सा सही है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया। आर्थिक मंच, जेब में अर्थ होगा तभी तो बात होगी, आर्थिक मंच पर्यटन की। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में यूरोप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला है, दूसरे में एशिया पैसिफिक, तो यह भी सही है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 20वां स्थान मिला है। क्या मैंने कहा 3 लोग आएंगे तब पर्यटन का विकास होगा, आपने कहा सर 3 नहीं 9 आदमी चाहिए तब पर्यटन का विकास होगा। मतलब 39वां स्थान भारत का है। आपसे पूछा है कौन सा सही, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। ठीक, तो आज की हमारी क्लास लगभग हमने आधा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कर लिया है। अगली क्लास में इसके आगे का भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम कर लेंगे, है ना। वो क्लास में पूरी कोशिश करूंगा आपको बिफोर दिवाली मिल जाए, क्योंकि लगभग 40-45 सवाल वहां से भी बनेंगे। सवाल बनाने में, चीजें क्रिएट करने में थोड़ा सा समय लगता है, आपके धैर्य की आवश्यकता है। आराम से आप वीडियोस देखते चलिए, निसंदेह रूप से आपको बहुत लाभप्रद ये चीजें होने वाली हैं। परीक्षा में अभी आपके समय है, बीपीएससी 13 दिसंबर को है, वो 7-8 दिसंबर को है। पूरी कोशिश करूंगा 20 नवंबर तक ये चीजें खत्म हो जाएं आपकी, ताकि आपको रिवीजन का भी समय मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो मिलता हूं आपसे फिर अगली क्लास में। रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। प्रीलिम्स में डिकोड एग्जाम नेट सीरीज लॉन्च की है, मैंने आपको शुरू में बताया था, उसको भी ले लेंगे तो आपको बहुत लाभप्रद चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, तो पढ़िए, रिवीजन करिए। 3 क्लासेस आपकी हो चुकी है, इनको 2-3 बार घोट जाइए। प्रश्न आपको जो नेशनल वाला है डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे, है ना। और इंटरनेशनल जैसी क्लास कंप्लीट होगी, इसके प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।